एपिसोड 21। कहानी अब तक। शिवांश तानिया की बात सुनकर गुस्से से शिवी को देखने लगा। फिर उसने अब देखा ना ताव आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ शिवी के नाजुक गाल पर लगा दिया। शिवी वही फर्श पर ही गिर गई और अपने गाल पर हाथ रख डरी हुई नजरों से शिवांश को देख रही थी, जो जलती हुई नजरों से उसे ही देख रहा था। शिवांश के थप्पड़ मारने से शिवी के नाजुक से होठों पर कट लग गया था, जहां से ब्लड भी बह रहा था। शिवांश ने उसे वार्न करते हुए कहा, तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि मेरी तानिया को हर्ट मत किया करो, लेकिन तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती हो। आइंदा से तुमने अगर मेरी तानिया को चोट पहुंचाई तो इसी चाकू से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी। अब आगे शिवी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन तभी एकदम से चुप हो गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी मासूम सी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। वही शिवांश वापस तानिया के पास आया और कहा, चलो इसकी ड्रेसिंग करनी होगी। तानिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वह शिवांश के साथ चली गई। शिवी बेचारी वही फर्श पर बैठे हुए सुबक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे चुप कराने कोई भी नहीं आएगा। फ्लैशबैक एंड तभी साइड में रखा फोन रिंग होते ही अचानक से शिवी अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने सर घुमाकर अपने फोन की तरफ देखा और उठकर फोन रिसीव कर लिया। सामने वाले की आवाज सुनकर शिवी एकदम खुशी से उछल पड़ी। निखिल, तुम, इतने वक्त बाद तुमने मुझे फोन किया, क्या मुझे भूल गए थे? लगता है तुम्हें बिल्कुल अपने दोस्त की याद नहीं आई, शिवी ने शिकायती लहजे में कहा। फोन की दूसरी तरफ निखिल था। दरअसल निखिल शिवांश के साथ ही कॉलेज में था और शिवी के डैड के दोस्त का बेटा भी था। निखिल हमेशा शिवी का काफी अच्छा दोस्त रहा था और एक हमदर्द भी। एक निखिल ही तो था जिससे शिव अपने दिल की सारी बातें शेयर कर लेती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग थे, रिया और निखिल। सामने से निखिल ने कहा, बस करो शिवी, यार फोन रिसीव करते ही तुम्हारी शिकायत शुरू हो गई। वैसे तुमने मुझे कितना याद कर लिया, बताओ जरा। मुझे पता चला तुमने शादी कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं बताया। शादी का जिक्र सुनकर शिवी भी थोड़ी सी उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी उदासी छिपाते हुए कहा, वह सब इतनी जल्दी हो गया ना निखिल, की कुछ मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तुम एब्रॉड से कब वापस आ रहे हो? तो निखिल ने कहा, वापस आ रहा हूँ? अरे मैं तो एब्रॉड से वापस आ भी गया कल ही, और अब तुमसे मिलना चाहता हूँ। बोलो कब मिल रही हो मुझसे? शिवी ने कहा, कल ही मिलते हैं ना, मैं रिया को भी बुला लूंगी, फिर हम तीनों अपनी उसी पुरानी वाली जगह पर मिलेंगे जहाँ बैठकर हम लोग ढेर सारी गप्पे मारते थे। तो निखिल ने हंसते हुए कहा, हाँ यह आइडिया बहुत अच्छा है तुम्हारा, चलो फिर कल हम वहीं मिलते हैं और उस मोटी को भी इन्फॉर्म कर देना। तो शिवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है कर दूंगी इन्फॉर्म, और यह भी बता दूंगी कि तुमने उसे मोटी कहा है। शिवी के ऐसा कहने पर निखिल जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। फिर शिवी ने फोन डिस्कनेक्ट किया और अभी वह फोन रखने के लिए पलटी ही थी कि तभी उसके सामने शिवांश खड़ा हुआ था, जो एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे ही देख रहा था। शिवांश को अपने सामने देखकर शिवी एकदम से सहम गई, क्योंकि शिवांश का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। फिर शिवांश ने तिरछी नजरों से शिव के हाथ में पकड़े हुए फोन को देखा और फिर शिवी से पूछा, निखिल था ना ये? तो शिवी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो शिवांश ने अपना एक कदम शिवी की तरह बढ़ाते हुए कहा, तो तुम उससे मिलने वाली हो, है ना? तो शिवी ने अटकते हुए कहा, हाँ वो कल ही एब्रॉड से वापस आया है, इसीलिए मैं, रिया और निखिल हम तीनों मिलने वाले हैं। दरअसल शिवी को अंदर ही अंदर बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि शिवांश निखिल को पसंद नहीं करता है, और पहले भी कई बार शिवांश और निखिल की आपस में बहस भी हो चुकी थी और वही शिवांश को ये लगता था कि शायद शिवी निखिल को पसंद करती है। शिवांश ने फिर शिवी से पूछा, क्या इसके लिए तुमने मुझसे परमिशन मांगी? शिवांश की बात सुनकर शिवी ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि आज से पहले कभी शिवांश ने उससे यह नहीं कहा था कि उसे कहीं आने जाने के लिए या किसी से मिलने के लिए इसकी परमिशन की जरूरत है, क्योंकि शिवांश तो उसे अपनी पत्नी भी नहीं मानता था, तो उस पर हक जताने की बात तो बहुत दूर की थी। तो फिर आज शिवांश ये बात क्यों पूछ रहा है? शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो शिवांश ने अब उसकी बांह पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। क्या तुमने मुझसे परमिशन मांगी कि तुम किसी लड़के से मिलने जा सकती हो या नहीं? तो शिवी ने लड़खड़ाए हुई आवाज में कहा, पर शिवांश वह तो मेरा दोस्त है ना, और आपने मुझे कभी भी मेरे किसी दोस्त से मिलने से मना नहीं किया, इसीलिए मैंने। शिवी आगे कुछ बोलती है तभी शिवांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, जितना मैंने पूछा सिर्फ उतना ही जवाब दो, वह भी सिर्फ हाँ या ना में। तुमने मुझसे परमिशन नहीं मांगी। शिवी ने धीरे से अपना सिर ना में हिलाया, तो शिवांश ने उसे टोंट मारते हुए कहा, तो तुम किससे पूछकर अपने आशिक से मिलने जा रही थी, बोलो।
शिवांश की बात सुनकर शिवी हैरानी से शिवांश को देखने लगी। तो शिवांश ने अब उसकी बाहों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है शिवी कि तुम किस तरह के कैरेक्टर की लड़की हो। तुम्हें लड़कों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ अफेयर करना बहुत पसंद है ना? फिर उसके चेहरे के करीब आते हुए, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम अब खुराना खानदान की बहू हो, और जब तक तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है तब तक मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के साथ जुड़े। जब एक बार हमारा डाइवोर्स हो जाए फिर तुम्हें जिसके साथ जाना हो, जिसके साथ रहना हो, जिसके साथ अफेयर करने हो, बेशक करो, आई डोंट केयर। शिवांश की बात सुनकर शिव की आंखों में आंसू आ गए। क्या शिवांश मुझे इतना गिरा हुआ, इतना घटिया समझता है कि मैं लड़कों के साथ घूमती हूँ? निखिल के अलावा कोई भी मेल फ्रेंड नहीं रहा है मेरा, मैं एब्रॉड में थी तब भी नहीं। शिवांश की बात शिवी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करती हुई महसूस हुई। आज उसे पहली बार शिवांश पर बहुत गुस्सा आया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए शिवी ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। लेकिन वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। उसने शिवांश की तरफ गुस्से से देखा और कहा, आप मेरे साथ शादी में रहते हुए तानिया दी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। घंटों बैठकर आप उनकी फोटो को निहारते रहते हैं, तब आपको ये ख्याल नहीं आता है कि आप मेरे पति हैं, और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता है तब तक आपको किसी गैर लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप ऐसा करते हैं तब खुराना खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आती है। फिर यह सब नियम मेरे लिए ही क्यों? शिवांश शिवी की बात सुनकर कुछ पल के लिए तो हैरान हो गया, क्योंकि आज तक शिवी ने कभी भी इस लहजे में बात नहीं की थी, या ये कहे उससे नज़र मिलाकर तक बात नहीं की थी। वह शिवी को पिछले 10 सालों से जानता था, लेकिन आज शिवी जिस तरह से जवाब दे रही थी यह सोचकर ही शिवांश का पारा एकदम से हाई हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, आज अपने उस दोस्त से बात क्या कर ली? बहुत गच गए हैं तुम में कि तुम मुझे ऐसे जवाब दोगी। हाँ, या फिर मैंने अब तक तुम पर पति होने का हक नहीं जताया तो इसीलिए तुम खुद को आज़ाद फील कर रही हो? फिर शिव की बाह मोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए, मैंने तुम्हारे साथ अब तक कुछ नहीं किया शिवी, इसकी वजह जानती हो? क्योंकि तुम मेरी नज़र में घटिया लड़की हो, और पता नहीं आज से पहले कितने लोगों के साथ। शिवांश से आगे कुछ बोलता शिवी की बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी। उसने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ शिवांश के गाल पर मारा और चीखते हुए बोली, हाउ डरे यू टारगेट माई डिग्निटी एंड माई सेल्फ रिस्पेक्ट? मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको मेरे बारे में जितना उल्टा सीधा बोलना है बोलिए, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठाने का हक मैं किसी को नहीं देती हूँ, आपको भी नहीं मिस्टर शिवांश खुराना। शिवी के थप्पड़ मारने से शिवांश का चेहरा एक तरफ झुक गया, वही उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह नाजुक सी दिखने वाली लड़की जो उसके सामने हमेशा डरी सहमी रहती है उस पर हाथ भी सकती है। शिवांश ने जलती हुई नजरों से शिवी की तरफ देखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाओगी? तुम्हें आज दिखा ही देता हूँ शिवांश खुराना क्या चीज है, कहकर शिवांश ने शिवी को बेड पर धकेल दिया। शिवी मुंह के बल बेड पर गिरी। वो समझ गई थी कि अब शिवांश उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने उसे हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। उसने पलटकर शिवांश की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे तो अब तक समझ नहीं आ रहा था कि शिवांश को उसके निखिल से मिलने पर इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। आज से पहले शिवांश ने कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया था, तो फिर आज ही क्यों? पर शिवी ये भी जानती थी कि शिवांश का गुस्सा बहुत खतरनाक है, वो गुस्से में क्या कर जाए ये उसे भी पता नहीं होता। इसलिए अब शिवी को शिवांश से बहुत डर लग रहा था। शिवी जैसे ही बेड से उठने लगी है, शिवांश उसके ऊपर आ गया और इसके दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, पति होने का हक लिया नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है शिवी कि मैं वो हक ले नहीं सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ शादी में हो मैं वो हक हर रात तुमसे ले सकता हूँ, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कहने के साथ ही शिवांश ने अपने होंठ शिवी की नेक पर रख दिए और उसे बुरी तरह से बाइट करने लगा, जिस वजह से शिव के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी। वह रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, शिवांश प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। एपिसोड 22। कहानी अब तक। शिवी जैसे ही बेड से उठने लगी है, शिवांश उसके ऊपर आ गया और इसके दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, पति होने का हक लिया नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है शिवी कि मैं वो हक ले नहीं सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ शादी में हो मैं वो हक हर रात तुमसे ले सकता हूँ, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कहने के साथ ही शिवांश ने अपने होंठ शिवी की नेक पर रख दिए और उसे बुरी तरह से बाइट करने लगा, जिस वजह से शिव के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी। वह रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, शिवांश प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए।
अब आगे शिवी के गिड़गिड़ाने का शिवांश पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके ऊपर तो जैसे अब एक शैतान हावी था जो शिवी को सिर्फ दर्द पहुंचाना चाहता था। शिवांश के बाइट करने की वजह से शिवी की नाजुक सी स्किन पर काफी सारे रेड मार्क्स बन गए थे, जो शिवांश की गई बेरहमी का सबूत थे। वही शिवी रोए जा रही थी। शिवांश ने शिव के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर कर उसकी नाजुक गालों को कसकर पकड़ा और एक खतरनाक स्माइल के साथ कहा, इतना क्यों रो रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत होगी ना। कहने के साथ ही उसने शिवी के नाजुक होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें बड़ी बेरहमी से चूमने लगा। वो उन्हें किस के साथ बाइट भी कर रहा था। दर्द की वजह से शिवी की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। वो खुद को काफी बेबस महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिवांश उसके होठों को चबा ही जाएगा। कुछ देर बाद शिवांश ने शिवी के होठों को छोड़ दिया। शिवांश के इतना बेरहमी से किस करने की वजह से शिवी के होंठ लाल सुर्ख हो गए थे और उसमें कट भी लग गया था, जहां से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। शिव का छोटा सा मासूम सा चेहरा जो रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था और रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थी। शिवी को इतना ज्यादा रोते रोते देखकर शिवांश आंखों के भाव कुछ पल के लिए सॉफ्ट हो गए। उसकी नज़र शिवी के होठों पर गई जो बुरी तरह से सूज थे और जिस पर कट भी लग गया था। शिवांश ने एक बार फिर से अपने होंठ शिवी के होठों पर रख दिए और इस बार वह उन्हें बाइट नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी टंग से उसे हल्का हल्का सहला रहा था, जिससे शिवी को दर्द में थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। काफी देर तक शिवांश उसके होठों को ऐसे ही सहलाता रहा और फिर काफी सॉफ्टली उसे किस करने लगा। शिवांश के ऐसे किस करने शिवी अब धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी थी और उसका रोना भी अब बंद हो गया था। शिवांश ने जब महसूस किया कि शिवी का रोना बंद हो गया है तो उसने एक बार फिर अपना चेहरा उठाकर शिवी की आंखों में देखा जो रोने से लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी भीगी पलकों की वजह से वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवांश ने धीरे से मगर थोड़ा सख्त लहजे में कहा, जब बर्दाश्त नहीं कर पाती हो तो मुझे गुस्सा मत दिलाया करो और आइंदा से मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना अगली बार अपनी हद पार करने से पहले मैं सोचूंगा भी नहीं। कहकर शिवांश झटके से शिवी के ऊपर से उठ गया और बिना शिवी की तरफ देखे रूम से बाहर चला गया। शिवी ने नम आंखों से शिवांश को जाते हुए देखा और बेड पर ही खुद को समेटकर काफी देर तक लेटी रही। उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। शिवी को शिवांश के साथ एक ही रूम में रहते 3 महीने का वक्त बीत चुका था। शिवांश उस पर गुस्सा करता था, उसे हद भी करता था, पर शिवांश ने कभी भी उसे इस तरह से नहीं छुआ था। शिवी को भी आज शिवांश का बिहेवियर समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सोचते सोचते ही शिवी की आंखें नींद से बंद हो गई। सुबह का वक्त, हीर का घर। नीचे ही हॉल में सोफे पर एक 65 साल की उम्रदराज महिला बैठी हुई थी। बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां होने के बावजूद चेहरे पर नजर आ रहा रोब। उन्हें स्वभाव की कठोरता उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। नाम था कौशल्या देवी। ये हीर की दादी थी जो कुछ देर पहले ही हरिद्वार से लौटी थी। दरअसल इनका पुश्तैनी मकान हरिद्वार में था और साल के 1-2 महीने कौशल्या देवी वहीं बिताकर आती थी। यह उनका हर साल का नियम था। अजय जी जो वहीं बैठे हुए थे उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो कौशल्या जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, दिक्कत तो होगी ही ना बेटा, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, घुटनों में भी दर्द रहता है, मुझसे अब ये सफ़र नहीं होता है। अब तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो पुश्तैनी मकान को बेच देते हैं। वैसे भी अब तुम लोग तो वहाँ रहने वाले नहीं हो और मैं बुढ़िया कब तक उस मकान को संभालती रहूंगी। अब मेरे भी बस की नहीं रही है बार बार वहाँ जाना। तो अजय जी ने कहा, माँ हमने आपको पहले ही मना किया था कि इस उम्र में आप क्यों ये परेशानी उठाती हैं। क्यों ना उस मकान में किराएदार बैठा दे, मकान भी हमारा ही रहेगा और उसकी देखभाल भी होती रहेगी। तो कौशल्या जी ने कहा, ये तुम सही कह रहे हो, एक काम करो आज ही तुम अनिल को फ़ोन करके बोल दो कि वह हमारे मकान के लिए कोई किराएदार ढूंढ दे ताकि हम भी इस चिंता से मुक्त हो। तो अजय जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं आज ही अनिल से बात कर लूँगा। तभी सुधा जी किचन से चाय नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आए और उनके सामने टेबल पर रखते हुए बोली, लीजिए माँ जी, यह आपके लिए अदरक वाली मसालेदार चाय। कौशल्या जी ने सुधा के हाथ से चाय का कप ले लिया और पीते हुए वो हीर की तरफ देखने लगी जो सोफे पर ही बैठी हुई थोड़ी गुमसुम सी लग रही थी। कौशल्या जी ने चाय का एक घूंट भरा और हीर से पूछा, हीर, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम काफी गुमसुम नजर आ रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कौशल्या जी की बात सुनकर सुधा जी ने थोड़ी घबराहट से अजय जी की तरफ देखा, तो अजय जी ने अपनी पलकें झपकाकर कर उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर अपनी माँ से कहा, कुछ भी नहीं माँ, हीर डांस अकेडमी जाती है ना, तो थोड़ा थक जाती है, बस उसी वजह से, और कल इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर अजय जी ने हीर से कहा, हीर बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आज कॉलेज मत जाओ। तो हीर ने कहा, नहीं पापा, मेरी तबीयत अब ठीक है,
मैं कॉलेज चली जाऊंगी, वैसे भी मेरा घर पर मन नहीं लगेगा। कौशल्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम अभी भी डांस सीखने जाती हो क्या? बेटा क्या जरूरत नाच गाना सीखने की, सीधा सीधा पढ़ाई कर ली होती। वैसे भी 1-2 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम्हें वहां जाकर ससुराल ही तो संभालना है। तो सुधा जी ने कहा, माँ जी रहने दीजिए ना, बच्ची है, जो करने का मन है अभी कर लेने दीजिए, शादी के बाद कौन सा ये सब कर पाएगी। तो कौशल्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुधा तुझे भी समझ नहीं है क्या? अरे इस उम्र में लड़कियों को चूल्हा चौका संभालना सिखाया जाता है, ना कि ये नाच गाना। कौशल्या जी की बात सुनकर सुधा चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सास को अपनी बात समझाना मतलब दीवार से सिर मारने के बराबर है। तभी कौशल्या देवी ने अजय जी ने कहा, अरे हाँ याद आया, अजय तुझे याद है ना हमारे पड़ोस वाले हरिशंकर प्रसाद जी? अजय जी ने कुछ सोचकर कहा, हाँ याद है माँ, क्यों क्या हुआ उन्हें? तो कौशल्या जी ने कहा, अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ, दरअसल उनके बेटे की बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है, तो वह मुझसे हमारी हीर के लिए पूछ रहे थे। दरअसल उन्हें हीर हमेशा से ही पसंद थी, बस वो अपने बेटे की नौकरी लगने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसकी नौकरी लगते ही वो हमारी हीर का हाथ हमसे मान। तो अजय जी ने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, माँ आप भी कैसी बात कर रही है, हीर अभी सिर्फ 19 साल की है और अभी से उसके लिए रिश्ते देखने लगी। हीर को वहाँ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहले ही उसका मूड खराब था और अपनी दादी की बात सुनकर उसका मूड और खराब हो गया। वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई। वहीं सुधा जी ने हीर को वहाँ से जाते हुए देखा और फिर कौशल्या देवी से कहा, माँ जी आपको नहीं लगता अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा? तो कौशल्या जी ने थोड़ी कठोरता से कहा, जल्दी? अरे मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 18 साल में तो यह अजय पैदा हो गया था, और तू कह रही है कि जल्दी है? और मैं कौन सा अभी शादी करने की बात कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बात पक्की करने की बात कर रही थी, फिर 2 साल बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी भी कर देंगे। तो अजय जी ने अब एक गहरी सांस ली और कहा, माँ अभी आप इस बारे में कोई बात मत कीजिए, अब जमाना बदल चुका है और हीर की शादी के लिए अभी काफी वक्त है, वह अभी काफी छोटी है। कहकर अजय जी खड़े हुए और सीढ़ियों के पास आकर हीर को आवाज देते हुए बोले, हीर बेटा जल्दी नीचे आओ, तुम्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है ना? हीर अपना बैग लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी और कहा, पापा जल्दी चलिए। फिर एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा और अपने पापा के साथ रूम से बाहर चली गई। वहीं कौशल्या जिन्होंने जाते हुए देखा और मुंह बनाते हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए बड़बड़ाए, आजकल सब अपनी मनमानी करने लगे हैं, अरे लड़की जात है, वक्त पर ब्याह कर अपने घर चली जाए तो सिर से बोझ उतर जाता है, लेकिन नहीं, कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो इसी बुढ़िया की बात याद आएगी। वही सुधा जी को पता था कि अब कम से कम 1 घंटे तक उसकी सास बड़बड़ाती ही रहेगी, इसलिए वह भी किचन में चली गई अपना काम करने के लिए। ऋषभ तो कब से वहां से उठकर अपने स्कूल के लिए रेडी होकर निकल गया था। खुराना एम्पायर। अंश अपने केबिन की रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ अपने सामने डेस्क पर रखी हुई एक फाइल को देख रहा था। उसके सामने ही एक आदमी सर झुकाए खड़ा हुआ था। अंश ने उस आदमी की तरफ बिना देखे ही कहा, तुम जाओ यहाँ से। वह आदमी सर झुकाए रूम से बाहर चला गया। वहीं अंश ने हाथ आगे बढ़ाकर उस फाइल को खोलकर देखा। फाइल खोलते ही उसकी नज़र उस फाइल में रखी हीर की फोटो पर गई। अंश ने उस फोटो को अपने हाथ में लिया। इस फोटो में हीर ने एक वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और येलो कलर के दुपट्टे को अपनी कमर में बांधे और अपने बालों की ढीली सी चोटी बनाए हीर एक कथक डांस के पोज में थी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक नजर आ रही थी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान, या कह सकते हैं कि होंठों के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। अंश अपनी इंटेंस नजरों से हीर के होंठों पर सजी इस प्यारी सी स्माइल को देख रहा था जिसे अंश ने सिर्फ एक बार ही देखा था, वह भी तब जब हीर उनके घर आई थी। अंश ने उस फोटो को देखते हुए कहा, काफी इंटेंस डीप वॉइस में कहा, बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने, पर बनाया सिर्फ मेरे लिए है। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ उतनी बार ही तुम्हें पाने की चाह इस दिल में बढ़ जाती है। बहुत किस्मत वाली हो तुम हीर, जो अंश खुराना की जिद बनी हो और अपनी हर जिद पूरी करने का दम रखता है ये अंश खुराना। कहते हुए अंश के होठों पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। स्माइल विद हॉर्न्स, एपिसोड 23। कहानी अब तक। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक नजर आ रही थी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान, या कह सकते हैं कि होंठों के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। अंश अपनी इंटेंस नजरों से हीर के होंठों पर सजी इस प्यारी सी स्माइल को देख रहा था जिसे अंश ने सिर्फ एक बार ही देखा था, वह भी तब जब हीर उनके घर आई थी। अंश ने उस फोटो को देखते हुए कहा, काफी इंटेंस डीप वॉइस में कहा, बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने, पर बनाया सिर्फ मेरे लिए है। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ उतनी बार ही तुम्हें पाने की चाह इस दिल में बढ़ जाती है।
बहुत किस्मत वाली हो तुम हीर, जो अंश खुराना की जिद बनी हो और अपनी हर जिद पूरी करने का दम रखता है ये अंश खुराना। कहते हुए अंश के होठों पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। स्माइल विद हॉर्न्स। अब आगे फिर वो फाइल में लिखी हुई हीर की एक एक डिटेल को बड़ी गौर से पढ़ने लगा। फाइल में देखकर इतना तो समझ गया था कि हीर काफी सीधे साधे माहौल में पली बड़ी है, जहां वायलेंस की कोई जगह नहीं। इसीलिए उसको इतना तो समझा गया कि इसीलिए हीर उससे इतना ज्यादा डरती है। फिर अंश ने फाइल बंद करके वापस सामने डेस्क पर रखी और अपनी रोलिंग चेयर की बैक पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। बस कुछ दिन और हीर, उसके बाद हमारे बीच की सारी दूरियां मैं खत्म कर दूंगा। कुछ दिन अपनी जिंदगी की आज़ादी के जी लो तुम, फिर तो तुम्हें अंश खुराना की कैद में आना ही है। बोलते हुए अंश के होठों पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। स्वर्ण डांस अकेडमी कंटिन्यू। वही कॉलेज में हीर कॉलेज पहुंची ही थी कि तभी पीछे से उसको सिम्मी ने आवाज देकर रोक लिया। हीर रुको। हीर ने पलटकर सिम्मी की तरफ देखा। सिम्मी को देखकर हीर को अंश खुराना याद आ गया। हीर ने सिम्मी पर से अपनी नजरें फेर ली और अपने कदम आगे बढ़ा लिए। सिम्मी जो अभी भागते हुए हीर के पास पहुंची थी, उसे हीर का बिहेवियर समझ नहीं आया। उसने हीर का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ और तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तो हीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं सिम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। दरअसल हीर को लग रहा था कि वह अगर सिम्मी से दोस्ती रखेगी तो कहीं ना कहीं उसका बार बार अंश से टकराना होगा और वह अंश को अपने सामने बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। मुझसे नाराज हो क्या? तुम मुझसे ऐसे रुडली क्यों बात कर रही हो? सिम्मी ने पूछा तो हीर ने सिम्मी की तरफ देखा जो सैड सा फेस बनाए उसे ही देख रही थी। सिम्मी को ऐसे देखकर हीर अंदर ही अंदर बहुत बुरा भी लग रहा था। कुछ ही दिनों में सिम्मी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। उसने मन ही मन कहा, हीर क्या कर रही है? इसके शैतान भाई की वजह से तू सिम्मी से मनमुटाव नहीं कर सकती ना? सिम्मी बहुत प्यारी है और काफी साफ दिल की भी है, इसमें सिम्मी की क्या गलती है? फिर हीर ने सिम्मी से कहा, नहीं सिम्मी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वह क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ था। अब जाकर सिम्मी ने भी थोड़ी राहत की सांस ली और कहा, थैंक गॉड, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है ऐसा कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो। अच्छा चलो छोड़ो वह सब बातें, अच्छा तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाऊं? सिम्मी ने हीर के साथ साथ चलते हुए कहा। तो हीर ने उसकी सवालिया नजरों से देखा तो सिम्मी ने कहा, तुम्हें पता है आज से 10 दिन बाद हमारे कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है। तो हीर चलते चलते रुक गई और सिम्मी से बोली, डांस कंपटीशन? कैसा डांस कंपटीशन? तो सिम्मी ने कहा, एक कपल डांस कंपटीशन, और तुम्हें पता है मैंने उस कंपटीशन के लिए तुम्हारा नाम दे दिया है। तो हीर ने हैरानी से कहा, मुझसे पूछ तो लेती सिम्मी, तुम ऐसे कैसे मेरा नाम दे सकती हो? तो सिम्मी ने कहा, दोस्त होने के हक से दिया है और मुझे पता है तुम इस कंपटीशन को जरूर जीत सकती हो। तो हीर ने कहा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था ना, और मैं तो 2-3 दिन से कॉलेज भी नहीं आई हूँ। सिम्मी ने कहा, यार तुम टेंशन मत लो, और मैंने तुम्हारे लिए डांस पार्टनर भी ढूंढ लिया है, हमारी ही एकेडमी का है और काफ़ी अच्छा डांसर भी है। तो हीर ने पूछा, कौन? तो सिम्मी ने कहा, अरे वही मयंक। तो हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तो वही मयंक है ना, जिसकी बड़ी तारीफें होती हैं एकेडमी में। तो सिम्मी ने कहा, और नहीं तो क्या, बेस्ट डांसर के साथ तो बेस्ट डांसर को ही डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हीर ने कहा, सिम्मी तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार, सिर्फ 10 दिन में कैसे प्रैक्टिस होगी कंपटीशन की? तो सिम्मी ने कहा, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, अब फालतू की बातें छोड़ो और चलो। सिम्मी हीर का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई। अंश कुछ दिनों के लिए एब्रॉड गया हुआ था, इसीलिए वह कुछ दिनों से हीर से नहीं मिला था और हीर को लग रहा था कि उसके पापा ने अंश के डैड से बात की है, इसी वजह से अंश ने अब उसका पीछा छोड़ दिया है। ये सोचकर हीर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी और अब वह पूरी तरह से अपने डांस कंपटीशन पर ध्यान दे रही थी। और सिम्मी के साथ भी उसका बिहेवियर नॉर्मल हो गया था। हालांकि घर पर दादी किसी न किसी बहाने उसकी शादी की बात छेड़ ही देती थी और हीर को डर था कि कहीं दादी अपनी बात मनवा ही ना ले, क्योंकि वह दादी की आदत को अच्छे से जानती थी कि जब तक अपनी बात मनवा ना ले वह पीछा नहीं छोड़ेंगी। हीर का घर। शाम के वक्त हीर अपने रूम में ही अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। उसे ये कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना था। डांस करना उसका पैशन था। म्यूजिक प्लेयर पर म्यूजिक ऑन था और हीर अपने डांस के हर स्टेप को बखूबी कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो सॉन्ग के हर बोल को अपने डांस के जरिए जी रही हो। वहीं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर में कोई और भी था जो हीर के डांस को काफी इंटेंस नजरों के साथ देख रहा था। ये था अंश खुराना। अंश खुराना जब हीर के रूम में आया था तभी उसने हीर के रूम में हिडन कैमरा फिट कर दिया था और साथ में माइक्रोफोन भी।
जिससे वह जब मर्जी हो हीर को देख सकता था और उसकी आवाज़ सुन सकता था। हीर उससे दूर रहकर भी दूर नहीं थी, और हीर इस बात से अनजान उसे लग रहा था कि अंश से उसका पीछा छूट चुका है। अंश अपने बड़े से रूम में सोफे पर बैठा हुआ सामने की टेबल पर एक पैर पर पैर चढ़ाए, अपने एक हाथ में वाइन का गिलास लिए सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन में हीर को डांस करते हुए देख रहा था। ड्रिंक करते हुए भी उसकी नज़रें बराबर ही पर जमी हुई थी। अंश सोफे से खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदमों के साथ स्क्रीन की तरफ बढ़ने लगा। हर बढ़ते कदम के साथ उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। इस वक्त उसके हैंडसम फेस पर वो स्माइल बड़ी कातिलाना लग रही थी। ब्लैक शर्ट, जिसके ऊपर के खुले बटन से नजर आ रही उसकी ब्रॉड चेस्ट, ब्लैक पैंट, वो किसी हैंडसम डेविल की तरह लग रहा था। उसने अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया और बिल्कुल उस स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे फील हो रहा था कि हीर इस वक्त उसके बहुत करीब है। वह एक अलग ही तरह की जुनूनियत भरी नज़रों के साथ स्क्रीन पर हीर के चेहरे पर तो कभी उसकी गले पर अपने हाथ फेर रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि वह हीर को ही छू रहा हो। उसने एक बार फिर बड़ी ही जुनूनियत से भरी आवाज़ के साथ हीर का नाम लिया, हीर। उसकी आवाज़ में एक अलग ही कशिश थी, उसकी एक अलग ही जुनूनियत महसूस हो रही थी। और इसी जुनूनियत भरी आवाज़ में उसने कहा, तुम सिर्फ मेरी हो हीर, रूह से भी और जिस्म से भी, अब चाहे इसे हक समझ लो या मेरी जिद। दूसरी तरफ इंडिया में हीर, जिसके पैर अब तक म्यूजिक प्लेयर पर बजने वाले सॉन्ग के हर बोल के बड़ी ही खूबसूरती से थिरक रहे थे कि अचानक से वह लड़खड़ा गई, पर गिरने से पहले ही उसने खुद को संभाल लिया और अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे अपने दिल की एकदम से धड़कनें बढ़ी हुई सी महसूस हुई। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने आसपास देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई था उसके आसपास। वही अंश ने जब हीर के हर एक्सप्रेशन को नोट किया तो उसके होठों पर भी एक तिरछी स्माइल आ गई। मैं चाहे तुमसे कितना भी दूर रहूं, मेरी मौजूदगी का एहसास तुम्हें हर पल होगा और तुम इसे एहसास से कभी बच नहीं सकती। कहने के साथ ही अंश के होठों पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। सुवर्णा डांस अकेडमी कॉलेज में कंपटीशन की तैयारी अब जोरों शोरों पर थी। हीर और उसका पार्टनर मयंक दोनों ही इस डांस कंपटीशन में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाले थे, इसीलिए वह पूरा वक्त प्रैक्टिस में ही बिताते थे। सभी को पूरी उम्मीद थी कि यह जोड़ी इस कंपटीशन जरूर जीतेगी, खासकर हीर की वजह से, क्योंकि हीर के हर डांस मूव्स काफी कमाल के होते थे। अंश अपने केबिन में बैठा हुआ सामने खड़े हुए आदमी को बुरी तरह से घूर रहा था। वह आदमी अंश की नज़रों से अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मिस्टर खुराना, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी उस जमीन की डील किसी और से फाइनल कर चुका हूँ, तो अब मैं वह जमीन आपको कैसे दे सकता हूँ। तो अंश ने अपनी डेस्क रखे पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, वह सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे वह जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। जितने में तुमने उस जमीन की कीमत तय की है उससे 3 गुनी ज़्यादा कीमत मैं तुम्हें दूंगा। तो सामने खड़े आदमी ने थोड़ा घबराई हुई आवाज़ में कहा, पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनसे एडवांस भी ले चुका हूँ। तो अंश अपनी जगह से खड़ा हुआ और इस आदमी के सामने खड़ा हो गया और कहा, होने को बहुत कुछ हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह काम पीसफुली हो जाए बिना किसी वायलेंस के, वरना आप भी जानते हैं कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए उसे मैं किसी भी हालत में हासिल कर ही लेता हूँ। तभी डेस्क पर रखा अंश का फ़ोन पर मैसेज टोन रिंग करने लगी। तो अंश ने तिरछी नज़रों से पहले मिस्टर वर्मा की तरफ देखा और डेस्क के पास आकर अपना फ़ोन उठा लिया। उसमें कुछ मैसेज थे। अंश वह नंबर इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मैसेज ओपन किया। उसमें कुछ पिक थी जो अंश को सेंड की गई थी। अंश हर एक पिक को देखने के लिए स्क्रीन को स्क्रॉल करता ही जा रहा था, लेकिन इसी के साथ उसका फेस एकदम डार्क होता गया और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अंश ने अपनी पकड़ फोन पर कसते हुए मन ही मन कहा, हाउ डरे शी डू दिस, नाउ शी विल हैव टू फेस पनिशमेंट। उद्धरण चिन्ह। अंश ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था। अंश ने उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, मुझे आज ही इंडिया वापस जाना होगा, बाकी अब इस डील को तुम खुद हैंडल करो और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। तो उसके असिस्टेंट ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, जी सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद अंश ने चेयर की बैकरेस्ट पर टंगे हुए अपने कोट को उठाया और रूम से बाहर निकल गया। एपिसोड 24 कहानी अब तक। अंश ने अपनी पकड़ फोन पर कसते हुए मन ही मन कहा, हाउ डरे शी डू दिस, नाउ शी विल हैव टू फेस पनिशमेंट। उद्धरण चिन्ह। अंश ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था। अंश ने उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, मुझे आज ही इंडिया वापस जाना होगा, बाकी अब इस डील को तुम खुद हैंडल करो और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। तो उसके असिस्टेंट ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, जी सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद अंश ने चेयर की बैकरेस्ट पर टंगे हुए अपने कोट को उठाया और रूम से बाहर निकल गया। अब आगे। इंडिया। स्वर्णा डांस अकेडमी।
ड्रेसिंग रूम में सिम्मी हीर की ड्रेस सही करते हुए बोली, हीर तुम तो वाकई में असली वाली प्रिंसेस लग रही हो, बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस जो फेरी टेल्स में आती है। हीर ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, हाँ यार यह ड्रेस वाकई बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट है। दरअसल हीर ने एक वाइट कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, उसमें हीर वाकई में फेरी टेल्स की प्रिंसेस की तरह ही लग रही थी। हीर और मयंक जिस सॉन्ग पर डांस करने वाले थे दरअसल वह एक डांस एक्ट था, जिसमें एक डेविल और एक स्वीट एंजल की लव स्टोरी दिखाई जा रही थी। इसीलिए मयंक को ब्लैक कलर का ट्रैक्सीडो सूट पहनना था और हीर को ऑफ वाइट कलर का प्रिंसेस गाउन। सिम्मी ने फिर सामने रखे ड्रेसिंग टेबल से एक वाइट कलर का मास्क उठाया जो बहुत ही खूबसूरत लेस से बना हुआ था। उसे हीर की आंखों पर एक बांधते हुए कहा, तुम्हारा नंबर जल्दी आने वाला है, खुद को अच्छे से प्रिपेयर रखो। तो हीर ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, पर सिम्मी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मैंने आज तक इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया है, ये पहली बार है जो मैं इतने लोगों के सामने डांस कर रही हूँ। तो सिम्मी हीर के आगे आकर खड़ी हो गई और उसका हाथ थामते हुए बोली, तुझे घबराहट हो रही है ना, तो 3-4 बार लंबी लंबी सांस ले, इससे तुम रिलैक्स फील करोगी। तो हीर ने कहा, अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इतने सारे लोगों को देखूंगी तो मैं सांस लेना ही भूल जाऊंगी, रिलैक्स होना तो बहुत दूर की बात है, हीर ने नर्वस होते हुए कहा। तो सिम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, तू सोचना ही मत कि वहां पर और लोग हैं, तू बस ये सोचना कि बस वहां पर मयंक और तुम दोनों हो, सिंपल। इससे तुम्हें घबराहट भी नहीं होगी और तुम अपना परफॉर्मेंस भी अच्छे से दे पाओगी। हीर ने कहा, कोशिश करूंगी। तभी एक लड़की ने अंदर आते हुए कहा, हीर जल्दी स्टेज पर चलो, तुम्हारा नंबर आने वाला है, कहकर वह लड़की चली गई। हीर ने फिर से सिम्मी की तरफ देखा तो सिम्मी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, रिलैक्स हीर, घबराने की जरूरत नहीं है, और जो मैंने कहा है सिर्फ वही करना, अब चलो। कहकर सिम्मी ने हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम से बाहर ले गई। मयंक और हीर की डांस परफॉर्मेंस से पहले 4 परफॉर्मेंस पहले हो चुकी थी। हीर और मयंक के नाम की अनाउंसमेंट स्टेज पर हो चुकी थी। हीर ने सिम्मी की तरफ देखा तो सिम्मी ने अपनी पलकें झपकाकर उसे स्टेज की तरफ जाने का इशारा किया। सिम्मी ने हाँ में सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और स्टेज के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। पर्दा अभी गिरा हुआ था और हीर मयंक के आने का वेट कर रही थी। हीर को वहां खड़े हुए कम से कम 1 मिनट का वक्त बीत चुका था और जब तक मयंक वहां नहीं आता पर्दा हटाया नहीं जा सकता था। इसीलिए हीर वहां खड़ी हुई और स्टेज के पीछे खड़े बाकी के टीचर्स भी मयंक के आने का वेट कर रहे थे। एक डांस टीचर ने कहा, यह मयंक गया कहाँ, वह तो रेडी था ना। तो दूसरी लड़की ने कहा, मैं अभी देख कर आती हूँ। अभी वह लड़की वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एक टॉल एंड हैंडसम सा लड़का ब्लैक टैक्सिडो सूट में और आंखों पर ब्लैक कलर का मास्क लगाए अपने कदम बढ़ाते हुए हीर की तरफ बढ़ने लगा। हीर ने जब उस लड़के को अपने पास आते हुए देखा तो कुछ पल के लिए उसकी धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई। वो शख्स वाकई में एक डेविल प्रिंस की तरह लग रहा था और उसका ऑरा भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था। हीर को पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था कि ये मयंक नहीं है। वो अभी इसी उधेड़बुन में थी कि वह शख्स आकर हीर के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। यह कोई और नहीं हमारा डेविल अंश खुराना था। अंश इस वक्त हीर के बहुत करीब खड़ा हुआ था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अंश का ऑरा ही इतना स्ट्रांग था कि हीर उसकी मौजूदगी को आंख बंद किए भी पहचान सकती थी कि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स अंश खुराना है। अंश के पास आने से हीर की धड़कनें डर की वजह से फिर बढ़ने लगी और उसकी आंखों में उसका खौफ साफ नजर आने लगा। वह अंश को पहचान चुकी थी, वही अंश एक जुनूनियत के साथ हीर को ही देख रहा था। हीर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, अंश ने उसकी कमर में हाथ रख उसे अपने करीब कर लिया। हीर हकलाते हुए बोली, आप यहाँ। अंश के होठों पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई और उसने कहा, यस आई एम हियर। फिर अपनी आंखों को थोड़ा सिकुड़ते हुए, क्यों तुम किसी और कोई इमेजिन कर रही थी, कहने के साथ ही अंश की पकड़ हीर की कमर पर कस गई, जिस वजह से हीर के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। अंश ने धीरे से उसके कान की तरफ झुकते हुए कहा, लेट्स डांस बेबी। इसी के साथ स्टेज पर से पर्दा उठ गया। दोनों पर ही इस वक्त एक स्पॉटलाइट पड़ रही थी, जिसमें सिर्फ वह दोनों ही नजर आ रहे थे। वाकई में वह दोनों एक डेविल और एंजल ही लग रहे थे। तभी वहां बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन हो गया और एक रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा। हीर ने पहले घबराए नजरों से ऑडियंस की तरफ देखा और फिर अंश की तरफ। उससे तो जहां लग रहा था कि अंश खुराना नाम के डेविल से उसका पीछा छूट चुका है, लेकिन अंश खुराना एक बार फिर उसके सामने था और उसके बहुत करीब। अब हीर को ऑडियंस से नहीं बल्कि अंश खुराना से डर लग रहा था। सॉन्ग, दिल दिल दिल, जन्म जन्म जन्म, साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, आके मिलना यहीं, एक जा है भले, दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा।
अंश हीर के साथ जैसे डांस कर रहा था और डांस के जरिए वह उसे जैसे छू रहा था, इससे हीर की पूरी बॉडी में सनसनी से दौड़ रही थी। डांस परफॉर्मेंस लाइव होने की वजह से वह अंश से दूर भी नहीं जा सकती थी। वही ऑडियंस को और बाकी लोगों को तो यही लग रहा था कि यह सब एक डांस का हिस्सा है। हीर के चेहरे पर नजर आ रही घबराहट और वही अंश के स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से यह एक बिल्कुल रियल लग रहा था। मेरी सुबह हो तुम ही, और तुम ही शाम हो। तुम दर्द हो, तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अंश जिस तरह से डांस करते वक्त हीर की बाहों को, तो कभी उसकी कमर को, तो कभी उसकी नेक को अपनी उंगलियों से सहला रहा था, ये सब हीर के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वह तो बस यह इंतजार कर रही थी कि कब परफॉर्मेंस खत्म हो और वो यहाँ से भाग जाए। दिल 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 दिल, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कहीं मेरी मन्नत यही। तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसीकी। अंश के हर एक डांस स्टेप में वह अपना जुनून, अपनी दीवानगी सब कुछ जता रहा था। अंश की जुनूनियत ने और हीर की घबराहट ने जैसे इस एक्ट में जान फूंक दी थी। वहां मौजूद हर इंसान मंत्रमुग्ध होकर इस डांस परफॉर्मेंस को देख रहा था। हीर को बीच बीच में लग रहा था जैसे अंश उस पर अपना हक जता रहा हो, साथ ही साथ उसे अंश का गुस्सा भी महसूस हो रहा था। वह जितना अंश से दूर होने की कोशिश कर रही थी, अंश उसे उतना ही अपने करीब कर रहा था। इन सब में हीर अपने डांस स्टेप तो भूल ही गई थी, क्योंकि अब सारे स्टेप्स अंश के मुताबिक हो रहे थे, लेकिन फिर भी यह डांस कमाल का था। तलब तलब तलब, बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही। अंश सॉन्ग के हर लफ्ज को जैसे हीर के साथ जी रहा था और उसे जता रहा था कि तुम चाह कर भी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती हीर, क्योंकि तुम पर सिर्फ और सिर्फ अंश खुराना का हक है, और यह शायद हीर भी महसूस कर रही थी। म्यूजिक एंड जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, उसी के साथ पर्दा गिर गया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। वहीं पर्दे के पीछे अंश और हीर अभी भी एक दूसरे के करीब खड़े हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में दीवानापन और जुनूनियत नजर आ रही थी, तो दूसरे की आंखों में घबराहट और डर। जैसे हीर जैसे को एहसास हुआ कि सॉन्ग खत्म हो चुका है, हीर ने अंश के सीने पर हाथ रख उसे खुद दूर धकेल दिया। अंश जो हीर की झील सी नीली की आंखों में खोया हुआ था, वह संभल नहीं पाया और 2 कदम पीछे चला गया। हीर इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागकर उस तरफ चली गई जहां पर सिम्मी और बाकी की लड़कियां खड़ी हुई थी, क्योंकि अंश से बचने की सबसे सेफ जगह इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी। वही अंश ने जब हीर को ऐसे खुद से दूर भागते हुए देखा तो धीरे से मगर सर्द आवाज में कहा, कहाँ तक भाग कर जाओगी हीर, अब वक्त है तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट देने का, कहकर अंश वहां से चला गया। हीर जब सिम्मी के पास पहुंची तो सिम्मी ने उसे इतना घबराया हुआ देखकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। हीर ने पहले स्टेज की तरफ देखा, वहां पर अंश खड़ा हुआ नहीं था, तो हीर ने अपनी सांस को दुरुस्त करते हुए कहा, कुछ नहीं, वह डांस की वजह से मैं थक गई हूँ। तो सिम्मी ने कहा, चलो ठीक है, हम लोग ड्रेसिंग रूम में चलते हैं, तुम थोड़ी देर वहां रेस्ट कर लो, जब विनर की अनाउंसमेंट होगी तब तुम यहाँ आ जाना। हीर ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, पर वहां पर तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। सिम्मी को हीर का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिलहाल के लिए उसने इसे इग्नोर किया और हीर के साथ ड्रेसिंग रूम में आ गई। एपिसोड 25 कहानी अब तक। हीर ने पहले स्टेज की तरफ देखा, वहां पर अंश खड़ा हुआ नहीं था, तो हीर ने अपनी सांस को दुरुस्त करते हुए कहा, कुछ नहीं, वह डांस की वजह से मैं थक गई हूँ। तो सिम्मी ने कहा, चलो ठीक है, हम लोग ड्रेसिंग रूम में चलते हैं, तुम थोड़ी देर वहां रेस्ट कर लो, जब विनर की अनाउंसमेंट होगी तब तुम यहाँ आ जाना। हीर ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, पर वहां पर तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। सिम्मी को हीर का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिलहाल के लिए उसने इसे इग्नोर किया और हीर के साथ ड्रेसिंग रूम में आ गई। अब आगे। ड्रेसिंग रूम में आकर सिम्मी ने हीर को गले से लगाते हुए कहा, वाह हीर, क्या परफॉर्मेंस थी यार, एकदम आग लगा दी स्टेज पर। हीर का ध्यान तो अभी भी अंश की तरफ ही था। उसे पता नहीं क्यों अंश की आंखों में आज एक अलग ही तरह का गुस्सा नजर आ रहा था, जो उसके लिए तो बिल्कुल सही नहीं था। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि अंश क्या करने वाला है, और वह यहाँ क्यों आया, क्या वह वापस उसे परेशान करने के लिए आया है। तभी सिम्मी ने कहा, हीर कहाँ खो गई, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ यार, और तुम हो कि मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही हो। हीर ने सिम्मी की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम क्या कह रही थी। तो सिम्मी ने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, हीर तुम भी ना,
अरे मैं कह रही थी कि आज कमाल की परफॉर्मेंस थी तुम्हारी, मुझे तो लग रहा है फर्स्ट प्राइज तुम और मयंक ही जीतने वाले हो। तभी हीर को याद आया कि अगर वहाँ अंश था तो फिर मयंक कहाँ है। हीर ने सिम्मी से पूछा, सिम्मी मयंक कहाँ है? तो सिम्मी ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, मयंक अभी स्टेज पर ही तो था, वह भी चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चला गया होगा। अब तुम फालतू की बातें छोड़ो और जल्दी से चेंज करो, अभी कभी भी बुलावा आ सकता है। कहकर सिम्मी ने उसे चेंजिंग रूम की तरफ भेज दिया। वहीं हीर ड्रेस चेंज करते हुए भी यही सोच रही थी कि कहीं अंश ने मयंक के साथ कुछ किया तो नहीं, क्योंकि वह अंश को इतना तो समझ गई थी कि अंश बहुत ही खतरनाक है और वह किसी को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देर बाद हीर चेंज करके वापस बाहर आई तो सिम्मी ने कहा, हीर जल्दी चलो, विनर की अनाउंसमेंट होने वाली है। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और दुपट्टे को गले से डालकर सिम्मी के साथ रूम से बाहर आ गई। स्टेज पर एंकर के साथ में चीफ गेस्ट भी खड़े हुए थे। वही स्वर्णा जी भी आज की यह परफॉर्मेंस देखने के लिए आई थी। दरअसल यह अकेडमी स्वर्णा जी की ही थी। किसी वक्त में स्वर्णा जी को डांस का बहुत शौक था और उनका सपना था खुद की डांस अकेडमी खोलने का, और उन्होंने ऐसा किया भी। कुछ ही वक्त में उनकी यह डांस अकेडमी इंडिया की टॉप डांस अकेडमी में आने लगी। कुछ ही देर बाद एंकर ने हीर और मयंक के नाम की अनाउंसमेंट की। दोनों ही इस डांस कंपटीशन को जीत गए थे और फर्स्ट आए थे। हाँ, ये बात अलग है कि हीर के अलावा कोई नहीं जानता था कि स्टेज पर मयंक की जगह अंश ने हीर के साथ परफॉर्म किया था। ये सुनकर अकेडमी के बाकी स्टूडेंट जोर जोर से क्लैपिंग के साथ हूटिंग भी करने लगे। सिम्मी ने तो खुश होकर हीर को टाइट हग किया और कहा, आई न्यू इट, तुम इस कंपटीशन को जरूर जीतोगी। सिम्मी की बात सुनकर हीर के फेस पर भी स्माइल आ गई। तभी टीचर ने कहा, हीर जल्दी से स्टेज पर जाओ, तुम्हारा नाम बुलाया जा रहा है। हीर जो स्टेज की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी रुककर उसने टीचर से पूछा, वह मयंक कहाँ है? उसे भी तो ये प्राइज मेरे साथ लेना चाहिए ना। तो मैम ने कहा, वो घर चला गया है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए। तभी हीर और मयंक के नाम फिर से पुकारे गए तो हीर ने जल्दी से अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिया। स्वर्णा जी भी स्टेज पर आ गई थी। स्वर्णा जी ने मुस्कुराकर हीर से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू हीर, तुमने ये कंपटीशन जीतकर हमारी एकेडमी का नाम रोशन किया है और वाकई में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हीर ने भी एक स्माइल के साथ कहा, थैंक्स आंटी। स्वर्ण जी ने और चीफ गेस्ट ने अपने हाथों से हीर को प्राइज दिया। हीर की नज़र एक बार फिर ऑडियंस की तरफ गई और हीर ने सभी ऑडियंस को माइक पर थैंक्स कहा और एक छोटी सी स्पीच भी दी। इसी के साथ वहां पर एक बार फिर से तालियों का शोर गूंजने लगा। हीर ट्रॉफी लेकर वापस सिम्मी के पास आ गई और सिम्मी ने उसके हाथ से ट्रॉफी लेते हुए कहा, आखिर इस ट्रॉफी पर मेरी दोस्त का ही तो नाम लिखा था। फिर सिम्मी ने हीर से कहा, हीर चलो ना सेलिब्रेट करते हैं, आखिर तुम्हारी जीत हुई है। तो हीर ने कहा, नहीं सिम्मी, मैं अभी बहुत थक गई हूँ तो मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। तो सिम्मी ने कहा, यह क्या बात हुई है, तुमने इतने वक्त से इतनी मेहनत की, इसके लिए एक ट्रीट तो बनती है ना यार, सिम्मी ने जिद करते हुए कहा। तो हीर ने सिम्मी को समझाते हुए कहा, सिम्मी ऐसा करते हैं ना, कल सेलिब्रेट करते हैं, अभी मुझे घर जाना है। दरअसल हीर का मूड इस वक्त बहुत खराब हो गया था अंश की वजह से, इसीलिए वह जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। तो सिम्मी ने भी सोचा कि हीर शायद थक गई है इसीलिए वो अभी घर जाना चाहती है, इसीलिए अब उसने जिद नहीं की और कहा, ओके बाबा, पर कल मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी, कल तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी ही होगी। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, मैं ड्रेसिंग रूम से अपना बैग लेकर आता हूँ। सिम्मी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं मॉम से मिलकर आती हूँ। कहकर सिम्मी वहाँ से चली गई और हीर वहाँ से ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। हीर ड्रेसिंग रूम में आए और अपना बैग ढूंढने लगी। अरे यही तो रखा था, कहाँ गया? तभी उसे कोने की एक चेयर पर ही अपना बैग रखा हुआ मिला। ओ ये रहा, मैं भी ना चीज रखकर कभी कभी भूल जाती हूँ। कहकर हीर बैग उठाने के लिए उस तरफ गई। तभी उसे रूम का डोर जोर से बंद होने की आवाज आई। तो हीर ने पलटकर डोर की तरफ देखा और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि बंद दरवाजे के पास अंश खड़ा हुआ था, जो अपने पॉकेट में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। अंश को रूम में देखकर हीर का दिल एकदम धक से रह गया। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पर अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम हीर की तरफ बढ़ाने लगा। अंश के पास आने की वजह से हीर डर से अपने कदम पीछे ले रही थी। उसने घबराए नजरों से उसे देखते हुए कहा, देखिए, आप मेरे पास मत आइए, वहीं रुक जाए। हीर अपने कदम पीछे लेती जा रही थी, पर अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी आंखों में देखते हुए उसी की तरफ आ रहा था। पीछे की तरफ जाते हुए हीर दीवार से लग गई। उसके पास अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। उसने पीछे की तरफ देखा और वापस अंश की तरफ। वही अंश उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया।
हीर डरी हुई आंखों से अंश की आंखों में देख रही थी। अंश ने अपने दोनों हाथ हीर के सिर के अगल बगल टिका दिए और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे दूर रहिए। हीर ने अंश के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वही अंश को जैसे हीर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह हीर के चेहरे के करीब और करीब झुकता ही जा रहा था। हीर के लिए तब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अंश ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से कहा, नाउ इज द टाइम टू पनिश यू। हीर को अंश की बात समझ नहीं आ रही थी कि वह किस पनिशमेंट की बात कर रहा है और क्यों। अंश ने उसकी आंखों में नजर आ रहे सवाल को इग्नोर किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर ले गया। इस वक्त कॉरिडोर में कोई भी मौजूद नहीं था और अंश हीर को खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जा रहा था। हीर रोते हुए उसके हाथ पर मार रही थी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, छोड़िए मुझे। हीर अपनी मदद के लिए चिल्लाई, मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प मी, बचाए मुझे। अब तक अंश उसे अपनी गाड़ी के पास ले आया और उसे गाड़ी से सटाते हुए कहा, तुम्हें अंश खुराना से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है अंश खुराना का सामना करने की। कहकर उसने गाड़ी का डोर ओपन किया और हीर को अंदर धकेलकर डोर को वापस बंद कर दिया और दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अंश ने गाड़ी को लॉक कर दिया था, इस वजह से हीर डोर ओपन नहीं कर पा रही थी। वह विंडो ग्लास पर हाथ मारते हुए रो रही थी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बचाए प्लीज, मुझे इसके साथ नहीं जाना। अंश ने हीर की तरफ देखे बगैर ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और स्पीड के साथ वहां से निकल गया। हीर रोते हुए अंश के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। अंश उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस वक्त उसका चेहरा काफी सख्त नजर आ रहा था, जैसे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी एक विला के सामने आकर रुकी। अंश ने एक बार फिर हीर को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और अपने साथ अंदर की तरफ ले जाने लगा। हीर रोते हुए अंश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। इरिटेट होकर अंश ने हीर को झटके से उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हीर अपने नाजुक हाथों से अंश की पीठ पर मारे जा रही थी, पर इससे भला अंश को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। कुछ देर बाद अंश हीर को एक रूम में लेकर आया। इस रूम में पूरी तरह से अंधेरा था। अंश ने झटके से हीर को नीचे उतारा और उससे कुछ कदम दूर चला गया। उस रूम में पूरी तरह से अंधेरा था, हीर को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक स्पॉटलाइट हीर के ऊपर पड़ी। एपिसोड 26। कहानी अब तक। हीर रोते हुए अंश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। इरिटेट होकर अंश ने हीर को झटके से उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हीर अपने नाजुक हाथों से अंश की पीठ पर मारे जा रही थी, पर इससे भला अंश को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। कुछ देर बाद अंश हीर को एक रूम में लेकर आया। इस रूम में पूरी तरह से अंधेरा था। अंश ने झटके से हीर को नीचे उतारा और उससे कुछ कदम दूर चला गया। उस रूम में पूरी तरह से अंधेरा था, हीर को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक स्पॉटलाइट हीर के ऊपर पड़ी। अब आगे। स्पॉटलाइट एकदम हीर के ऊपर पड़ने से ही हीर की आंखें एकदम चौंधिया गईं। उसने अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया। कुछ ही पलों बाद उसने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया। सिर्फ स्पॉटलाइट के अलावा आसपास रूम में पूरी तरह से अंधेरा ही था। हीर को तो लगा कि अंश उसे उस अंधेरे रूम में छोड़कर कहीं चला गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन ऑन हुई, जिसे देखकर हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे स्क्रीन पर हीर और मयंक के डांस करने की कई सारी पिक नजर आ रही थी, जिसमें मयंक हीर के काफी करीब था। हालांकि यह सिर्फ एक डांस का पोज था जिसकी प्रैक्टिस वो दोनों कर रहे थे, लेकिन इसमें भी साफ दिख रहा था कि मयंक ने कभी हीर की कमर पर हाथ रखा हुआ था तो कभी उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। अब यह एक कपल डांस था तो उसमें यह सब नॉर्मल था ही सही, लेकिन अंश के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था और यह वही पिक थी जो अंश को सेंड की गई थी। दरअसल अंश एब्रॉड जरूर गया था, पर उसने ही पर नजर रखने के लिए अपने कुछ आदमी उसके पीछे लगाए थे, जो हीर की पल पल की खबरें उस तक पहुंचा रहे थे। तभी वहां पर अंश की सर्द आवाज गूंजी, लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह से समझ नहीं आई थी हीर, कहा था ना तुम्हें कि मेरे अलावा तुम किसी और को अपने करीब नहीं आने दोगी, लेकिन तुमने मेरी बात को इग्नोर किया ना हीर। वही हीर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए स्क्रीन पर चल रही पिक्स को देख रही थी। वह मन ही मन बोली, इसका मतलब यह अंश खुराना मुझसे कभी दूर गया ही नहीं था, यह मुझ पर नजर रख रहा था, पर क्यों, किस हक से। अंश की आवाज एक बार फिर वहां आवाज गूंजी, मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो, तुमने उस लड़के को खुद को छूने कैसे दिया, बोलो।
लास्ट की बात अंश ने तेज आवाज में बोली तो हीर को अब इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अंश उस पर अपना हक कैसे जता सकता है। इस बार हीर ने भी थोड़ा गुस्से से कहा, यह मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं, यह मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। हीर का ये कहना अंश के गुस्से में पेट्रोल का काम कर गया। उसने अपने कदम हीर की तरफ बढ़ाए और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और हीर के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से मगर खतरनाक आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोलो। अंश ने हीर के बालों को इतना कसकर पकड़ हुआ था कि दर्द की वजह से हीर की आंखों से आंसू आ गए और उसके चेहरे पर भी दर्द की लकीरें नजर आने लगी। वही अंश अभी भी गुस्से से हीर की आंखों में देख रहा था। उसे हीर के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कानों में तो बार बार हीर की कही बात ही गूंज रही थी। हीर आंसू भरी आंखों से अंश की आंखों में देख रही थी। छोड़ दीजिए मुझे, आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। हीर की बात सुनकर अंश ने एक अजीब सी मगर खतरनाक वाली स्माइल के साथ कहा, दर्द? तुम्हें दर्द का मतलब पता ही कहाँ है हीर? तुम्हें अभी समझाता हूँ तुम्हें कि दर्द क्या होता है। कहने के साथ ही अंश ने हीर को फर्श की तरफ धकेल दिया, जिसे हीर औंधे मुंह फर्श पर जाकर गिरी और उसके मुंह से डर की वजह से चीख निकली, आह। हीर ने पलटकर अंश की तरफ देखा, जो हीर को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसका शिकार हो। अंश ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, लाइट्स ऑन। इसी के साथ ऑटोमेटिकली पूरे रूम की लाइट ऑन हो गई। वो रूम काफी बड़ा लग्जरियस था। अंश ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर उसका एक कश लिया और फिर हीर की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए कहा, हम अब बोलो, क्या कह रही थी तुम कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है ना? तो क्या उस लड़के का तुम पर हक है जो तुम्हें यहाँ वहाँ छू रहा था? हीर ने उस वक्त गुस्से में कह तो दिया था, लेकिन अब उसे अंश से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अंश जिस तरह से हीर को देख रहा था, हीर को कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। वह पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। अंश उसके सामने ही खड़ा बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसने एक लंबा कश लिया और सिगरेट को फर्श पर फेंककर उसे अपने जूते की नोक से मसल दिया और फिर हीर के पास ही अपने पंजों के बल बैठकर और जैसे ही उसने हीर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, हीर जल्दी से खुद में ही किसी छुई मुई सी सिमट गई। मुझे मत छूना, मुझे हाथ मत लगाना। हीर नहीं जानती थी कि उसका बार बार अंश से दूर जाना अंश के गुस्से को भरता ही रहा है। अंश ने अब गुस्से से हीर के गले में पड़े हुए दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया और कहा, मैं जितना खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उतना ही मेरे गुस्से को बढ़ा रही हो, जो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहकर अंश ने हीर के बालों को पकड़कर उसे वापस खड़ा किया। मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उस लड़के का तुम्हें यहाँ वहाँ छूना तुम बड़ा एंजॉय कर रही थी, है ना? हीर डरी हुई आंखों से अंश को देख रही थी। उसका अंश की पकड़ में हीर एक छोटे से सहमे हुए खरगोश की तरह लग रही थी। वहीं अंश एक बेरहम शिकारी की तरह लग रहा था। वो एक रूथलेस स्मर्क के साथ बोला, आज जो सजा मैं तुम्हें दूंगा स्वीट हार्ट, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी किसी और मर्द के करीब जाने की। कहकर अंश ने झटके से हीर की कुर्ती की बैक की डोरी को खींचकर खोल दिया, जिससे हीर कुर्ती का गला थोड़ा लूज हो गया। अंश की इस हरकत से हीर कुछ पल के लिए तो फ्रीज ही हो गई। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हीर कांपती हुई आवाज में बोली। अंश ने डेविल स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे इन नाजुक हाथों में इतना भी दम नहीं दैट यू कैन रेजिस्ट मी बेबी गर्ल। कहकर अंश ने हीर की नेक पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से बाइट करने लगा। हीर के मुंह से दर्द भरी चीख निकल रही थी और वह अंश की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। वह बार बार अंश के कंधे पर मार रही थी। है, मुझे छोड़ दीजिए, दूर रहिए मुझसे, हीर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। अंश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी हरकतें भी और भी ज्यादा बढ़ती गई। अंश ने हीर की कुर्ती को उसके कंधे से नीचे खिसका दिया और अपने होंठ उसके कंधों पर रख दिए और एक जुनूनियत के साथ उसकी नाजुक सी स्किन पर लव बाइट दे रहा था। हीर की स्किन बहुत नाजुक थी और वह अंश की वाइल्डनेस उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अंश हीर को ऐसे ही किस और बाइट करते हुए ही पीछे की तरफ धकेलते हुए ले गया और कुछ ही देर बाद वह दोनों एक साथ एक बेड पर जा गिरे। अब हीर अंश के नीचे थी और अंश हीर के ऊपर उसे पूरी तरह से काबू में किए हुए था। हीर अब अंश की मजबूत पकड़ की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर अंश ने अपना चेहरा उठाकर हीर की तरफ देखा। हीर का छोटा सा मासूम सा चेहरा जो रोने से पूरी तरह से लाल हो गया था। वह अभी भी अंश से को दूर करने की कोशिश कर रही थी। अंश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करते हुए कहा, अभी नहीं मेरी जान, अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई है। कहकर अंश ने ही की दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और उसकी गालों को कसकर पकड़ा और उसकी होठों पर अपनी होंठ रख दिए।
अंश हीर को बहुत ही वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था, जो हीर की बर्दाश्त के बाहर था। पर अंश वाकई में एक हार्टलेस पसंद था। उसे किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे फर्क पड़ता था तो सिर्फ अपनी चाहत से, जिसे वो किसी भी हालत में पूरी करके रहता था। हीर की पूरी बॉडी डर की वजह से कांप रही थी। वह चाहकर भी अंश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी और खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अंश तो जब जब मयंक का हीर के करीब आना याद आ रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वह पूरी बेरहमी हीर पर दिखा रहा था। आखिर एक 19 साल की नाजुक सी लड़की और कितना बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद हीर की आंखें बंद होती जा रही थी, क्योंकि एक तो डर की वजह से और दूसरा थकान की वजह से अब उसमें हिम्मत नहीं थी अंश का विरोध करने की। वही अंश को कुछ देर बाद फील हुआ कि हीर कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उसने अपना चेहरा उठाकर हीर की तरफ देखा। हीर की आंखें बंद हो चुकी थी और वह बेहोश हो चुकी थी। फिर अंश की नज़र हीर के कंधे और नेक पर गई। उसकी नाजुक सी स्किन पर रेड मार्क साफ नजर आ रहे थे, पर उन्हें देखकर भी अंश के होंठों पर एक इविल स्माइल आ गई, क्योंकि वह बाइट मार्क्स उसके खुद के दिए हुए थे। अंश ने अपने अंगूठे से उन मार्क्स को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरी दी हुई मोहर नजर आनी चाहिए, ना कि किसी और की छुअन के एहसास। तुम्हारे जिस्म पर और तुम्हारे रूह पर सिर्फ मेरे एहसास मौजूद होंगे, किसी और के नहीं। हीर अंश फिर झटके से हीर के ऊपर से उठ गया। हीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। अंश ने एक और नज़र हीर को देखा और रूम से बाहर निकल गया। एपिसोड 27। कहानी अब तक। वही अंश को कुछ देर बाद फील हुआ कि हीर कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उसने अपना चेहरा उठाकर हीर की तरफ देखा। हीर की आंखें बंद हो चुकी थी और वह बेहोश हो चुकी थी। फिर अंश की नज़र हीर के कंधे और नेक पर गई। उसकी नाजुक सी स्किन पर रेड मार्क साफ नजर आ रहे थे, पर उन्हें देखकर भी अंश के होंठों पर एक इविल स्माइल आ गई, क्योंकि वह बाइट मार्क्स उसके खुद के दिए हुए थे। अंश ने अपने अंगूठे से उन मार्क्स को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरी दी हुई मोहर नजर आनी चाहिए, ना कि किसी और की छुअन के एहसास। तुम्हारे जिस्म पर और तुम्हारे रूह पर सिर्फ मेरे एहसास मौजूद होंगे, किसी और के नहीं। हीर अंश फिर झटके से हीर के ऊपर से उठ गया। हीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। अंश ने एक और नज़र हीर को देखा और रूम से बाहर निकल गया। अब आगे। सुबह का वक्त। सुबह की रोशनी हीर की आंखों पर पड़ी। इसी के साथ धीरे धीरे हीर ने अपनी आंखें खोली। कुछ पलों तक तो वो विंडो की तरफ देखती रही, लेकिन कभी उसे रात की बातें याद आए और वो घबराकर एक एक झटके के साथ बेड पर उठ बैठी। उसकी नज़र सामने ही बैठे हुए अंश पर गई, जो सिर्फ एक लोअर पहने हुए सोफे पर एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाए स्मोक करता हुआ हीर को ही देख रहा था। इस वक्त उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी। जिम में पसीना बहाकर बनाई हुई 6 पैक एब्स मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी, जो किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। सामने अंश को देखकर हीर की आंखों में खौफ उतर आया और फिर वह जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। अभी भी उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो कल रात उसने पहने हुए थे, लेकिन हीर को मन में एक बात का डर सताने लगा कि कहीं अंश ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। सोचकर ही हीर की तो आत्मा ही कांपने लगी, क्योंकि हीर ऐसी लड़की नहीं थी जिसके लिए ये सब चीजें नॉर्मल थी। वह ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जहां पर लड़की की इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा बढ़कर होती है। वही अंश अभी भी एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ हीर को ही देख रहा था। हीर ने जल्दी से ब्लैंकेट को अपने कंधे तक डाल लिया और अपनी नजरें अंश से चुराते हुए बोली, मैं पूरी रात यहाँ थी क्या? अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हीर ने फिर दूसरा सवाल किया, कल रात आपने मेरे साथ कुछ? आगे का सवाल हीर पूछ नहीं पाई, कुछ शर्म की वजह से तो कुछ डर की वजह से, लेकिन अंश उसके सवाल को समझ गया था। वह सोफे से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। हीर ने जब अंश को अपने पास आते देखा, हीर खुद में ही सिमटने लगी। उसने कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया, लेकिन वह उससे नजर नहीं मिला रही थी। वह अपनी नजर झुकाए इधर उधर देख रही थी। अंश ने अपना एक पैर बेड पर रखा और अपनी एक बांह अपने घुटने पर टिकाते हुए हीर के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो अपनी नजर झुकाए इधर उधर देख रही थी। अंश ने अपनी उंगली से उसकी चिन को ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखा। हीर की आंखें रात को इतना ज्यादा रोने की वजह से सूज गई थी और हल्की गुलाबी भी नजर आ रही थी, पर कुल मिलाकर वह इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, एकदम मासूम सी गुड़िया। हीर के नाजुक से गुलाबी होठों पर अंश की दिए हुए बाइट के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर अंश के होठों पर एक बार फिर से स्माइल आ गई। अंश ने अपना अंगूठा हीर के नाजुक से होठों पर फेरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है ना? या फिर तुम ये जानना चाहती हो क्या वाकई में हमारे बीच में कुछ हुआ है? अंश जिस तरह से हीर के चेहरे को देखते हुए यह बात कह रहा था, हीर का चेहरा शर्म से ही लाल होने लगा।
पर उसका दिल इस वक्त डर से जोर जोर से धड़क रहा था कि अंश कहीं उसे वह बात न बोल दे जिसे वह नहीं सुनना चाहती है। क्योंकि वो जितना अंश को जान पाई थी उस हिसाब से अंश के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हीर के लिए बहुत बड़ी बात थी। अंश ने फिर हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, मुझे अगर यह सब करना ही होगा ना हीर, तो तुम्हारे होश में रहते हुए करूंगा, बेहोशी में नहीं। और वैसे भी कुछ वक्त में तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, तो उसके बाद तो मेरा हक बनेगा ये सब करने का, जिसे तुम रोक भी नहीं सकती हो। अंश की शादी वाली बात सुनकर हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह लड़खड़ाई हुई जबान में बोली, शादी आपसे? अंश ने डेविल स्माइल के साथ कहा, हाँ मेरी जान, शादी वो भी मुझसे, और वो भी बहुत जल्द। हीर ने अपना सिर नाना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं करनी आपसे शादी। हीर की बात सुनकर अंश ठहाका लगाकर हंस पड़ा और कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, गौर से देखो इस रूम को हीर, कल रात तुम इस रूम में मेरे साथ अकेली थी ना, और जहां तक मैं जानता हूं तुम जिस फैमिली को बिलोंग करती हो वहां पर अगर एक लड़की पूरी रात किसी लड़के के साथ अकेले गुजारे तो समझती हो ना इस बात का क्या मतलब निकाला जाता है, या साफ साफ शब्दों में समझाऊं? अंश की बात सुनकर हीर ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, पर आपने तो कहा कि आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। अंश ने कुछ पलों तक तो हीर को देखता ही रह गया, क्योंकि हीर इस वक्त बहुत ही ज्यादा मासूम नजर आ रही थी, और उसकी मासूम आंखों में बसी हुई घबराहट उसे और भी ज्यादा इनोसेंट बना रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये लड़की कितनी इनोसेंट है कि इस बात को समझ ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, मैं ही समझा देता हूँ अपने तरीके से, सोचकर अंश हीर के बगल में आकर बैठ गया और उसका ब्लैंकेट खींच उसे दूर फेंक कर हीर की बाह को पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अंश ने यह इतनी अचानक किया था कि कुछ पल के लिए तो हीर को समझ ही नहीं आया। हीर बार बार अंश की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। अंश ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और उसे अपने करीब करते हुए कहा, डोंट मूव, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा लिटिल गर्ल। अंश की वार्निंग सुनकर हीर ने हिलना छोड़ दिया और अपना चेहरा झुकाए बैठ गई। अंश ने हीर के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, हमारे बीच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ, ये बात तुम जानती हो हीर, और यह बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा वह समाज जानता है जहाँ तुम रहती हो? बोलो। और तुम्हारी दादी जो शायद कुछ दिनों पहले ही यहाँ वापस आई है, वो भी नहीं जानती? अपनी दादी का जिक्र सुनकर हीर हैरानी से अंश की तरफ देखने लगी तो अंश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी पल पल की खबर रखता हूँ मैं, इसलिए इतना हैरान मत हो। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी दादी काफी ओल्ड थिंकिंग की है ना? और तुम्हें पता है अब तक तो उन्होंने तुम्हारे घर में हंगामा मचाया हुआ होगा कि तुम रात भर कहाँ गायब थी, और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम कल पूरी रात मेरे साथ थी तो मजबूरन तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होगा ना तुम्हारी शादी मुझसे करवाने के लिए अलावा, आखिर उन्हें अपने घर की इज्जत भी तो बचानी है ना। अब जाकर हीर को अंश की बात का मतलब समझ आया और यह समझ आते ही हीर एकदम से जोर जोर से रोने लगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बताऊंगी ना दादी को कि मेरी गलती तो नहीं है ना, क्योंकि आपने ये सब जानबूझकर किया ना। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने ये सब जानबूझकर किया हीर, क्योंकि अब तुमसे दूर रह नहीं सकता और तुम्हें किसी और के करीब में देख नहीं सकता, तो मेरे पास तो अब यही एक रास्ता बचा है कि तुम्हें अपनी कैद में ले लूं और फिलहाल के लिए तुम चेंज कर लो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर आऊंगा ना बहुत जल्द तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले जाने के लिए। हीर को अब अंश पर गुस्सा भी आ रहा था और बहुत तेज रोना भी आ रहा था। वह अंश के सीने पर मारते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने तो कुछ बुरा भी नहीं किया आपके साथ, आप बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे नहीं करनी आपके साथ शादी, नहीं करनी मुझे। रोती हुई हीर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रही थी। अंश तो कुछ पल के लिए उसकी मासूमियत ने खोसा ही गया। रोते रोते हीर की हिचकियां बंद गई, उसे बोला भी नहीं जा रहा था और वह लंबी लंबी सांस लेने लगी क्योंकि रोने की वजह से वह अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी। अंश ने झटके से हीर को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ लिटिल बेबी, क्योंकि तुम्हारे रोने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम अपनी तबीयत जरूर खराब कर लोगी। अभी घर जाना है कि नहीं? हीर ने अंश की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अंश ने हीर को खुद से दूर किया और हीर अपना चेहरा झुकाए अभी भी सुबक रही थी। अंश ने दोबारा पूछा, अगर तुम्हें घर जाना है तो बोलो, वरना मैं तो तुम्हें आज से ही अपने पास रख लूंगा। तभी हीर ने जल्दी से अंश की तरफ देखा और कहा, नहीं मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। अंश ने उसे छेड़ते हुए कहा, और अगर मैं नहीं जाने दूं तो? अंश के ऐसे बोलने पर हीर ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। उसे वाकई में लगा कि अंश उसे नहीं जाने देगा और अपने पास ही रख लेगा। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, खासकर अपनी माँ पापा की। अंश ने फिर हीर को अपनी गोद से उतारते हुए कहा, जाओ अपना हुलिया ठीक करो, फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ।
एपिसोड 28। कहानी अब तक। हीर ने अंश की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अंश ने हीर को खुद से दूर किया और हीर अपना चेहरा झुकाए अभी भी सुबक रही थी। अंश ने दोबारा पूछा, अगर तुम्हें घर जाना है तो बोलो, वरना मैं तो तुम्हें आज से ही अपने पास रख लूंगा। तभी हीर ने जल्दी से अंश की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। अंश ने उसे छेड़ते हुए कहा, और अगर मैं नहीं जाने दूं तो? अंश के ऐसे बोलने पर हीर ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। उसे वाकई में लगा कि अंश उसे नहीं जाने देगा और अपने पास ही रख लेगा। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, खासकर अपनी माँ पापा की। अंश ने फिर हीर को अपनी गोद से उतारते हुए कहा, जाओ अपना हुलिया ठीक करो, फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। अब आगे। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी हीर के घर के सामने खड़ी हुई थी। हीर सिर झुकाए फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। अंश स्टीयरिंग व्हील पर अपना एक हाथ रखे और अपना दूसरा हाथ विंडो पर टिकाए सामने की तरफ देख रहा था। उन्हें करीब 3-4 मिनट बीत गए थे पर हीर अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं गई थी। वो बीच बीच में अपने घर की तरफ देख रही थी और फिर वापस अपनी नजरें नीचे झुका लेती। अंश ने तिरछी नजरों से उसकी इस हरकत को देखा, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या अब तुम्हें अपने घर नहीं जाना? हीर ने अपना चेहरा उठाकर एक बार अंश की तरफ देखा और फिर वापस अपना सिर झुकाते हुए कहा, दादी डांटेंगी। हीर ने ये बात काफी इनोसेंट तरीके से कही कि अंश को हीर एक छोटी बच्ची की तरह काफी क्यूट लग रही थी जो डांट पड़ने से डर रही थी। अंश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है, फिर वापस मेरे साथ चलो। हीर ने जल्दी से अंश का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं अपने घर जा रही हूँ। जल्दबाजी में हीर ने ध्यान नहीं दिया कि उसने अंश का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन अंश की नज़र अपने उसी हाथ पर थी जिसे हीर ने पकड़ा हुआ था। जब हीर का ध्यान इस बात पर गया तो उसने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया और जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर भाग गई। उसे ऐसे भागते हुए देख अंश के होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। हीर ने डरते हुए अपने घर की डोर बेल बजाई। दरअसल हीर को अपनी दादी का डर था, क्योंकि वो अपनी दादी को अच्छी तरह से जानती थी, और ऐसा था भी क्योंकि एक बड़ा तूफान घर के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। हीर के डोर बेल बजाते ही सुधा जी ने डोर ओपन किया। सामने हीर को देखकर सुधा जी ने जल्दी से उसे अपने गले से लगाकर रोने लगी। हीर, मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ के गले लगने से हीर भी अब अपने आंसू रोक नहीं पाए और अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, वो अंश खुराना। हीर इससे आगे कुछ कह नहीं पाए। तभी उसकी दादी पीछे से आते हुए बोली, अरे सुधा, इतना रोने की बजाय इससे पूछ कहाँ थी कल पूरी रात, और किसके साथ थी? हीर और सुधा ने हैरानी से दादी की तरफ देखा। हीर ने नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा तो सुधा ने दादी को शांत करवाते हुए कहा, माँ जी, प्लीज आप चुप हो जाए, आपने देखा नहीं ये कितना परेशान है, कितना डरी हुई है। तो दादी ने ताना मारते हुए कहा, जब पूरी रात घर से बाहर रह कर आई तब इसे डर नहीं लगा और अब सवाल का जवाब देते हुए इसे डर लग रहा है। फिर हीर से, बता कहाँ थी कल पूरी रात? घर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? दादी, वो मैं। हीर को अपनी दादी से हमेशा डर लगता था, फिर आज तो वो पहले ही काफी डरी हुई थी, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सुधा को पता था कि हीर जब तक अपनी दादी के सामने रहेगी वो अपनी जली कटी बातों से हीर को और परेशान करती रहेंगी। सुधा ने हीर को अपने रूम में जाने का इशारा किया तो गिर जल्दी से भागकर अपने रूम की तरफ चली गई। अरे जा, कहाँ रही है? मेरे सवालों का जवाब तो देती जा, कहाँ थी कल रात? दादी हीर के पीछे चिल्लाते हुए बोली। सुधा ने अपनी सास को चुप करवाते हुए कहा, माँ जी प्लीज शांत हो जाए, मैं पूछूंगी ना उससे, पर पहले आप उसकी हालत तो देखिए। दादी ने गुस्से से कहा, अभी जाकर पूछ उससे, तू जानती है ना मेरे लिए सबसे पहले इस परिवार की इज्जत है और तेरी बेटी की वजह से मैं इस घर की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती, समझी? कहकर दादी गुस्से से अपने कमरे में चली गईं। सुधा ने जल्दी से अपने कदम हीर के रूम की तरफ बढ़ा दिए। हीर अपने रूम में आकर बेड पर औंधे मुंह गिर गई और पिलो में मुंह छिपाए रोने लगी। सुधा उसके पास आकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हीर, मेरी बच्ची, शांत हो जा। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर हीर ने जल्दी से अपनी माँ की गोद में सिर रख लिया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। सुधा भी कहीं ना कहीं अंदर से इस बात के लिए परेशान थी कि अंश खुराना ने उसकी बेटी को सारी रात अपने पास क्यों रखा। उसे भी डर था कि उसे वो न सुनने को मिले जो वो नहीं सुनना चाहती थी। सुधा ने थोड़ी लड़खड़ाई हुई आवाज में पूछा, हीर बेटा, वो तुम्हें क्यों लेकर गया था अपने साथ? मतलब उसने कुछ कहते कहते सुधा रुक गई तो हीर उठकर बैठ गई और अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर सुबकते हुए बोली, माँ, वह मुझे जानबूझकर लेकर गया था। फिर हीर ने अपने आंसू पोंछे और कहा,
माँ, एक कह रहे थे कि वो मुझसे शादी करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है माँ। हीर की बात सुनकर कि अंश खुराना ने हीर से शादी की बात की है, सुधा ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या कह रही हो तुम हीर? वो तुमसे शादी करना चाहता है? हीर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ माँ, उन्होंने जानबूझकर रात भर मुझे वहाँ रखा ताकि आप लोगों को गलतफहमी हो और आप मेरी शादी उससे करने के लिए राजी हो जाए। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तभी सुधा का ध्यान हीर के गले पर गई, जहां अंश के दिए बाइट के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर सुधा कुछ पल के लिए तो फ्रीज ही हो गई। उसने एक बार फिर हीर से पूछा, हीर सच बोलना, वाकई में उसे तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? हीर ने सिसकते हुए कहा, माँ, क्या आपको भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है? क्या आप भी मुझे दादी की तरह गलत समझ रहे हैं? सुधा ने जल्दी से हीर को अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं मेरी बच्ची, मुझे तुझ पे और तेरी बात पर पूरा भरोसा है। फिर मन ही मन में आखिर ये अंश खुराना क्या खेल खेल रहा है? कुछ देर बाद नीचे हॉल में पूरी फैमिली इकट्ठी थी। हीर की दादी काफी गुस्से में नजर आ रही थी। सुधा जी और अजय जी के चेहरे पर इस वक्त परेशानी वाले भाव थे। ऋषु बेबस नजरों से अपनी बहन हीर को देख रहा था, जो अपनी माँ के पीछे सहमी हुई सी अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। दादी ने गुस्से से अजय जी की तरफ देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था अजय, बेटी का धन बहुत संभाल कर रखा जाता है, लेकिन तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ आती है? पर माँ, अजय जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दादी उसे डांटते हुए बोली, एक शब्द मत कहना अजय, अब मैं कहूंगी वो सुनो। फिर कुछ देर चुप कर कहा, मैं कल ही हरिशंकर प्रसाद के बेटे से हीर के रिश्ते बात पक्की कर रही हूँ और जल्द से जल्द शादी की तारीख भी पक्की कर दूंगी। सुधा और अजय जी हक्के बक्के होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही हीर की आंखों में आंसू आ गए। वो हिम्मत करके बोली, दादी मुझे किस बात की सजा दे रही है? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? दादी ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, जो मैंने कह दिया अब बस वही होगा। तुम जल्द से जल्द इस घर से इज्जत से विदा हो जाओ, यही इस घर के लिए और हम सब के लिए बेहतर है। हीर ने आंसू भरी आंखों से पहले अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपने पापा की तरफ, जो बेबसी से सिर झुकाए बैठे हुए थे। हीर के लिए अब वहां रुकना नामुमकिन हो रहा था, इसीलिए वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में चली गई। वो अपने रूम में आए और दरवाजा बंद कर उसका सहारा लेकर वहीं नीचे बैठ गई और अपने घुटनों में मुंह छिपाए रोने लगी। वहीं नीचे जब अजय जी ने अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए वहां से जाते देखा तो एक बार फिर अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप हीर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हीर सिर्फ 19 साल की है, उसकी एज अभी इतनी नहीं है कि वो शादी जैसे रिश्ते को समझ पाए। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, बस बस मुझे मत समझा अजय, तेरी बेटी को छोड़ने एक लड़का आया था, ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है और तू जानता है ना कि लड़की का चरित्र एक शीशे की तरह होता है, जिस पर आए हल्की सी दरार की वजह से पूरा शीशा बेकार हो जाता है और लोगों की नज़रों के सामने उस शीशे की कोई अहमियत नहीं रह जाती। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, देखो मैं हीर की दुश्मन नहीं हूँ, वो मेरी भी पोती है और मैं उसका और इस घर का भला ही चाहूंगी। अगर लोगों को पता चला कि हीर कल पूरी रात उस लड़के के साथ रहकर आई है तो जो लोग पीठ पीछे बातें बना रहे हैं वही लोग हीर का इस समाज में जीना हराम कर देंगे। अब यह मेरा आखिरी फैसला है कि हीर को जल्द से जल्द शादी करके इस घर से विदा होना होगा, कहकर दादी सोफे से खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अजय जी और सुधा जी समझ गए थे कि अब वो खुद दादी की फैसले को नहीं बदल सकते और वैसे भी घर में आखिरी फैसला उन्हीं का होता था। रात का वक्त, खुराना मेंशन। अंश पूरा दिन घर नहीं आया था। वो लेट नाइट जब घर वापस आया तब तक सभी लोग सो चुके थे। वो अपने रूम का डोर ओपन कर रूम में आया। रूम में पूरा अंधेरा था। उसने उसके अंदर आते ही रूम की लाइट ऑन हो गई और सामने सोफे पर ही स्वर्णा जी बैठे हुए गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव के साथ उसे देख रही थी। एपिसोड 29। कहानी अब तक। रात का वक्त, खुराना मेंशन। अंश पूरा दिन घर नहीं आया था। वो लेट नाइट जब घर वापस आया तब तक सभी लोग सो चुके थे। वो अपने रूम का डोर ओपन कर रूम में आया। रूम में पूरा अंधेरा था। उसने उसके अंदर आते ही रूम की लाइट ऑन हो गई और सामने सोफे पर ही स्वर्णा जी बैठे हुए गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव के साथ उसे देख रही थी। अब आगे। मॉम, आप यहाँ। अंश ने अपनी जैकेट उतारते हुए सोफे पर रखा और अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा तो स्वर्णा जी खड़े होते हुए बोली, अंश, जिस लड़की को तुम परेशान कर रहे हो, क्या वह लड़की हीर है? क्या हीर ही वो लड़की है? अपनी माँ की बात सुनकर अंश ने उनकी तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। तो स्वर्णा जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और थोड़ा सख्ती से पूछा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, क्या वह लड़की हीर ही है जिसकी वजह से तुमने अपनी शादी तक कैंसिल कर दी? अंश ने अपनी माँ की तरफ देखा।
वो समझ गया कि उसकी माँ उससे जवाब सुने बगैर मानेगी नहीं और कहा, हाँ मॉम, वो हीर है। अंश की बात सुनकर स्वर्णा जी के चेहरे पर जो पहले सख्ती वाले भाव थे वह हैरानी में बदल गए। उसने हैरानी से पूछा, अंश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? शी इज ओनली अ 19-year-old गर्ल, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हमारी सिम्मी के बराबर है। कहकर स्वर्णा जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, उस दिन भी अजय जी जब घर आए थे तब मुझे पता नहीं था कि उनकी बेटी हीर है, हमारी सिम्मी की दोस्त। अंश ने कुछ देर तक तो अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, फिर कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मॉम, आप चाहती है ना कि मैं शादी कर लूँ, तो ठीक है, मैं हीर से शादी करने वाला हूँ। अंश की बात सुनकर स्वर्णा जी चौंकते हुए एक बार फिर खड़ी हुई। व्हाट आर यू मैड? अंश, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें उस लड़की की एज लगती है कि वो अभी शादी करने लायक है? अंश ने अपनी दोनों पॉकेट में अपने हाथ डाले और एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, या तो हीर वरना कोई और नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है कि या तो मेरी शादी हीर से होगी वरना सारी जिंदगी आप मुझे शादी के लिए मत कहना। स्वर्णा जी हैरानी से अंश के चेहरे को देख रही थी। अंश, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, मुझे मालूम है तुम बचपन से बहुत जिद्दी रहे हो और जिस चीज को तुमने एक बार पाने की ठान ली उसे तुम पाकर ही रहे, लेकिन वह लड़की चीज नहीं है, वो एक इंसान है, जीती जागती इंसान, और उसकी मर्जी के बिना तुम उससे शादी नहीं कर सकते। अंश ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी की भी मर्जी से, मैंने अपना डिसीजन आपको बता दिया, या तो मेरी लाइफ में हीर होगी वरना कोई और नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अंश बिना स्वर्णा जी की बात सुने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। स्वर्णा जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो अंश, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हीर भी मेरी सिम्मी की तरह ही है और मैं किसी लड़की के साथ तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। कहकर स्वर्णा जी रूम से बाहर निकल गई। हीर के घर में अभी भी काफी टेंशन भरा माहौल बना हुआ था। दादी पूरी तरह से अपनी फैसले पर अड़ी हुई थी। हालांकि अजय जी और सुधा जी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने साफ मना कर दिया कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगी और उन्होंने जो फैसला लिया है वह उस पर अमल जरूर करेगी। वही सुधा और अजय जी के रूम में दोनों ही परेशान से सोफे पर बैठे हुए थे। अजय जी ने जो कुछ देर से काफी गहरी सोच में थे, उन्होंने सुधा जी से कहा, सुधा, मुझे लगता है कि हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए। सुधा ने चौंकते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं कि हम अपनी हीर की शादी कर दे? हीर की अभी उम्र है क्या शादी करने की? वो अभी बच्ची है। तो अजय जी ने थकी हुई सी आवाज में कहा, मैं समझता हूँ सुधा, लेकिन हीर इस वक्त जिस बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, उसे उसमें से बाहर निकालने का मुझे सिर्फ यही एक रास्ता सही लगता है। तुम जानती हो ना कि अंश खुराना कितना खतरनाक है। वह हमारी आंखों के सामने से हमारी बेटी को उठा ले गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और इन कुछ दिनों में उसने कितना परेशान किया है हमें और हमारी बेटी को। आगे भी क्या गारंटी है कि वह हीर का पीछा छोड़ देगा? फिर कुछ पल चुप रहने के बाद अजय जी ने कहा, और तुम भी जानती हो कि हम लोग इतने पावरफुल लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और हम अपनी बेटी को उस इंसान के हवाले भी नहीं कर सकते हैं। इसे बेहतर होगा कि हम माँ की बात मान ले और हीर की शादी उनकी पसंद के लड़के से करवा दे। सुधा ने एक और कोशिश करते हुए कहा, अजय जी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? आपने सोचा है अगर यह बात हमने हीर से कही तो उसका दिल कितना टूट जाएगा? उसका सपना था ना कि वह एक बड़ी डांसर बने, और आपको पता है अगर उसकी शादी वहां हो गई तो उसके सपने पूरी तरह से टूट जाएंगे। अजय जी ने सुधा जी को अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ सुधा, और मैं भी हीर का बाप हूँ। मैं खुद चाहता था कि मेरी बेटी अपना हर सपना पूरा करे, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। हीर के सपनों से ज्यादा हमें हमारी बेटी की जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए, और वैसे भी हरिशंकर प्रसाद जी को मैं भी जानता हूँ, काफी अच्छे और सज्जन पुरुष है वो, और उनकी फैमिली भी काफी अच्छी है। उनके घर में हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी, और एक बार हीर की शादी हो जाएगी तो उस अंश खुराना से भी उसका पीछा छूट ही जाएगा। सुधा जी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, अब आपने और माँ जी ने जो फैसला कर लिया है तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। शायद आप सही कह रहे हैं, अपनी बच्ची को उस शैतान के हवाले करने से बेहतर है कि हम अपनी बेटी शादी एक अच्छे परिवार में कर दे। अजय जी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाकर हीर से इस बारे में बात करो, और अगर वह न माने तो उसे समझाओ। सुधा सोफे से खड़ी हुई और रूम से बाहर चली गई। हीर के रूम में हीर बालकनी में ही झूले पर बैठी हुई थी। इस वक्त वह खोई खोई सी नजर आ रही थी। सुधा जब हीर के रूम में आई तो उसे हीर रूम में कहीं नजर नहीं आई। बालकोनी का डोर ओपन था, इसीलिए उसने भी अपने कदम बालकोनी की तरफ बढ़ा दिए। उसकी नज़र जब हीर पर गई तो कुछ देर के लिए उसे अपनी बच्ची पर बहुत तरस आया। कहाँ उसकी बेटी चुलबुली सी चहकती हुई घर में नजर आती थी, और कुछ दिनों में ही जैसे उसकी बेटी मुस्कुराना तक भूल गई थी और हमेशा खोई खोई सी डरी सहमी सी रहती थी।
सुधा ने आंखें बंद कर अंदर ही अंदर हिम्मत बटोरी, क्योंकि आज जो बात वो हीर से करने वाली थी, वह जानती थी कि इससे हीर के सारे सपने टूट जाएंगे। जिन सपनों के बारे में अक्सर वह अपनी माँ से ढेर सारी बातें किया करती थी, और यह सोचकर सुधा जी की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए। सुधा जी हीर के बगल में ही आकर बैठ गई, पर हीर ने अभी भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा था। वह सामने की तरफ ही देख रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था वह किसी गहरी सोच में खोई हुई है। सुधा ने हीर के कंधे पर हाथ रखा, इसी के साथ हीर ने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा। हीर की आंखों में कुछ पल के लिए डर की लहर नजर आई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो तुरंत ही उसका चेहरा भी शांत हो गया और वह सवालिया नजरों से अपनी माँ को देखने लगी। सुधा ने प्यार से हीर के बालों में हाथ फेरा और कहा, बच्चा, मैं तुमसे जरूरी बात करने आई हूँ। तो हीर ने कहा, हाँ माँ, कहिए ना, क्या कहना है। सुधा ने कुछ देर चुप रहने के बाद हीर का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, देखो हीर, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे माँ पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने तुम्हारी जिंदगी के लिए जितने भी फैसले लिए हैं, हमेशा तुम्हारे हक में लिए हैं और तुम्हारे फायदे के लिए ही लिए हैं। तो तुम हमारे फैसले पर विश्वास करती हो ना। तो हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे आप पर और पापा पर पूरा भरोसा है कि आप हमेशा मेरे लिए जो भी सोचेंगी वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। तो सुधा ने गहरी सांस लेकर हीर से कहा, हीर, दरअसल मैं और तुम्हारे पापा भी चाहते हैं कि तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए जिस रिश्ते की बात कर रही है, तुम वही शादी कर लो। अपनी माँ की बात सुनकर हीर चौंकते हुए खड़ी हो गई और थोड़ा पीछे की तरफ जाते हुए बोली, माँ, आप ये क्या कह रही है? शादी और मैं, आप भी दादी का ही साथ दे रही है, जबकि आप भी जानती हैं मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर मुझे सजा क्यों दी जा रही है? सुधा ने हीर को समझाते हुए कहा, देखो हीर, हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तुम्हें उस शैतान से बचा रहे हैं जो सिर्फ तुम्हें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे सकता है। और बेटा, तुम जानती हो वो कितना खतरनाक है। हम चाह कर भी तुम्हें उससे नहीं बचा पाएंगे, तो इससे बेहतर होगा ना कि तुम शादी कर लो, और एक बार तुम्हारी शादी किसी दूसरे लड़के से हो गई तो उसके बाद वह भी तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। हमारी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर हीर की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी माँ की तरफ पीट करके खड़ी हो गई और बोली, मतलब दोनों तरफ से सपने तो मेरे ही टूटने हैं ना माँ, कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगता है कि उसने मेरे साथ। सुधा जल्दी से आकर हीर के सामने खड़ी हो गई और उसके कंधे पकड़ते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, पूरी दुनिया भी आकर तेरे खिलाफ हो जाए ना तो भी मैं अपनी बच्ची को अच्छे से जानती हूँ कि वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, और तुझे मुझसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं तेरी आंखों में बसी तेरी सच्चाई पहचान सकती हूँ, लेकिन बेटा तेरे माँ बाप मजबूर है और हम सिर्फ तेरी भलाई के लिए ही यह फैसला कर रहे हैं। हीर ने नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो सुधा ने बेबसी से अपना सिर ना में हिला दिया। तो हीर ने अपनी नज़रें झुका ली और कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो यही सही, मैं भी इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लूंगी। सुधा को इस वक्त अपनी बच्ची को देखकर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में उसके सपने टूटने का दर्द साफ नजर आ रहा था। वह सपना जो हमेशा हीर की आंखों में उसकी चमक बनकर रहता था, आज हीर के सपनों के टूटने के साथ वह चमक भी कहीं गुम हो गई थी। सुधा ने हीर के गाल पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, तो मैं ये बात तुम्हारे पापा को बात कर आती हूँ, कहकर सुधा वहां से चली गई। हीर ने नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी चमक नजर आ रही थी, लेकिन वह चमक उसके आंसुओं की थी, जैसे उसकी आंखों में बसे हुए सपने टूटकर आंसू के रूप में उसकी आंखों से बह रहे हो। हीर ने काफी दर्द भरी आवाज में कहा, क्यों आया आप मेरी जिंदगी में? मुझे किस बात की सजा दी? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुबह का वक्त, माथुर विला। इस वक्त हॉल में सोफे पर करीब 55 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। ये थे अश्विन माथुर, शिवी और तान्या के डैड। अश्विन माथुर सामने बैठी हुई शिवी को घूरते हुए बोले, शिवी, तुम मेरे खिलाफ जाने की बात कर रही हो? तो शिवी जो उदास बैठी हुई थी, उसने सिर उठाकर अपने डैड की तरफ देखा और कहा, डैड, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं भी आपकी बेटी हूँ और तान्या दी भी आपकी बेटी है। हम दोनों से आपका खून का रिश्ता है, फिर भी आप हमेशा तान्या दी का ही साथ देते हैं। मैंने फिर भी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, और यहाँ तक कि आपकी बात मानकर मैंने शिवांश से शादी भी कर ली। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद शिवी ने कहा, आप भी जानते थे कि शिवांश तान्या दी से प्यार करते हैं, तो फिर आपने मुझे उनसे शादी करने के लिए क्यों मजबूर किया? अश्विन माथुर ने शिवी को डांटते हुए कहा, मत भूलो कि तुम ही तान्या को हमेशा परेशान करती थी, और इसीलिए वो हम सबको छोड़कर यहाँ से चली गई, और उसे जाने की वजह भी तुम ही हो।
तो इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शिवांश से शादी करो, क्योंकि तुम जानती हो ना, अगर उस वक्त मैंने ये डिसीजन ना लिया होता तो शिवांश हमारी कंपनी के साथ क्या कर सकता था, तुम सोच भी नहीं सकती। शिवी ने रुआंसी आवाज में कहा, पर डैड, शिवांश मुझसे नफरत करते हैं और बात बात पर मुझे ही इन सब का दोषी ठहराते हैं। अश्विन माथुर ने खड़े होते हुए कहा, क्योंकि दोषी तुम हो इसीलिए वह तुम्हें दोषी ठहराते हैं, और इस शादी को तुम अपनी सजा के तौर पर मानो। और वैसे भी मेरी कुछ दिन पहले तानिया से बात हुई थी और वह जल्द ही वापस आने वाली है। शिवी ने चौंकते हुए अपने डैड की तरफ देखा और कहा, क्या आपकी तानिया दी से बात हुई है और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अश्विन माथुर ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, तुम्हें जो बात बताना जरूरी होती है वह मैं तुम्हें बता देता हूँ, और हर बात तुम्हें बताना जरूरी मैं नहीं समझता, और तुम जानती हो कि तुम्हारा कोई हक भी नहीं बनता है मुझसे कोई सवाल करने का। फिलहाल तुम्हें अब अपने ससुराल जाना चाहिए, और हाँ, जैसे ही तानिया वापस यहाँ लौट आए तो बिना किसी न नुकुर के चुपचाप डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना, वरना तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहकर अश्विन माथुर वहां से चले गए। शिवी ने उन्हें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में इस वक्त एक बेबसी और दुख साफ नजर आ रहा था, लेकिन साथ में ही नजर आ रही थी एक अनकही सी मजबूरी। शिवी ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, क्या किस्मत पाई है मैंने, जो भी रिश्ता मिला सिर्फ दर्द देने के लिए ही मिला। चिंता मत कीजिए डैड, मैं खुद ही डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी। शिवी वहां से सीधा रिया के घर गई थी, क्योंकि शिवी जब भी बहुत ज्यादा डिप्रेस होती थी तो वह अक्सर रिया के पास ही जाती थी और अपना दिल का हाल रिया से जरूर बांटती थी। शिवी ने रिया के घर के बाहर पहुंचकर डोर बेल प्रेस की। कुछ ही देर में रिया ने डोर ओपन कर दिया। शिवी, तुम यहाँ? शिवी ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन तभी उसकी नज़र हॉल में ही बैठे हुए निखिल पर गई। निखिल को देखकर शिवी कुछ पल के लिए तो हैरान ही रह गई, लेकिन फिर उसके फेस पर स्माइल आ गई। वहीं निखिल चौंकते हुए खड़ा हुआ है। वाह शिवी, व्हाट ए सरप्राइज यार, कहकर आगे बढ़कर निखिल ने शिवी को हक कर लिया। शिवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है निखिल। तो निखिल उससे थोड़ा दूर हुआ और कहा, सरप्राइज तो बाद में होगा, पहले तो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। उस दिन खुद ने प्लानिंग बनाई और खुद ही नहीं आई मिलने। निखिल की बात सुनकर शिवी को याद आ गया कैसे उस दिन शिवांश ने उसके साथ काफी बुरा बिहेव किया था। शिवी के फेस के एक्सप्रेशन निखिल और रिया ने भी नोटिस किए थे, लेकिन शिवी ने तुरंत ही एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं निखिल, मैं उस वक्त आने वाली थी, लेकिन अचानक की एक जरूरी काम आ गया इसलिए मैं नहीं आ पाए और तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए, सॉरी यार। कहकर शिवी जाकर सोफे पर बैठ गई। वहीं रिया भी उसके बगल में बैठते हुए बोली, तुम बेवकूफ किसे बना रही हो शिवी, जरूर तुम्हारे पति ने ही तुम्हें आने के लिए मना किया होगा, है ना? निखिल ने भी रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हो रिया, वह शिवांश खुराना आज भी वैसा ही है, घमंडी और रूड। एपिसोड 30। कहानी अब तक। निखिल की बात सुनकर शिवी को याद आ गया कैसे उस दिन शिवांश ने उसके साथ काफी बुरा बिहेव किया था। शिवी के फेस के एक्सप्रेशन निखिल और रिया ने भी नोटिस किए थे, लेकिन शिवी ने तुरंत ही एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं निखिल, मैं उस वक्त आने वाली थी, लेकिन अचानक की एक जरूरी काम आ गया इसलिए मैं नहीं आ पाए और तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए, सॉरी यार। कहकर शिवी जाकर सोफे पर बैठ गई। वहीं रिया भी उसके बगल में बैठते हुए बोली, तुम बेवकूफ किसे बना रही हो शिवी, जरूर तुम्हारे पति ने ही तुम्हें आने के लिए मना किया होगा, है ना? निखिल ने भी रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हो रिया, वह शिवांश खुराना आज भी वैसा ही है, घमंडी और रूड। अब आगे। शिवी ने कुशन अपनी गोद में रखते हुए कहा, निखिल मत बोलो ना ऐसा यार, अब जो भी है वो मेरे हस्बैंड है। तो रिया ने इस सार्कास्टिक वे में कहा, हाँ हस्बैंड है, वही हस्बैंड ना शिवी जो रोज तुम्हें किसी ना किसी बहाने परेशान करता है, तुम्हें रुलाने का, तुम्हें हक करने का एक मौका नहीं छोड़ता। बीवी तुम हो उसकी, लेकिन सपनों में वह किसी और को देखता है। शिवी ने एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहा, रिया तुम भी मुझे ताना मरोगी क्या? तो रिया ने कहा, नहीं शिवी, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि निकल इस रिश्ते से बाहर, वह इंसान तुम्हारे लायक है ही नहीं। वही निखिल ने शिवी से पूछा, मुझे तो ये समझ नहीं आता शिवी, शिवांश तुम्हें बचपन से ही हमेशा परेशान करता रहा है, तुम्हें याद है ना कितना हक करता था वो तुम्हें, उस तानिया की वजह से, लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। मुझे तो जब रिया ने बताया ना तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि तुमने शिवांश से शादी कर ली, और ये बात भी समझ से बाहर है कि उसने तुमसे शादी क्योंकि वो तो तानिया से प्यार करता था ना। शिवी ने अब चिढ़ते हुए कहा, यार तुम लोग अगर इसी टॉपिक पर बात करने वाले हो ना तो फिर मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। कहकर शिवी जैसे ही सोफे से खड़ी होने लगी तो रिया और निखिल दोनों ने ही उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठा दिया और कहा,
अच्छा बाबा ठीक है, नहीं करते इस बारे में कोई भी बात, चलो हम फिर से प्लानिंग बनाते हैं और उसी जगह चलते हैं जहाँ बैठकर हम लोग अपनी फेवरेट डिशेस खाते हुए ढेर सारी गप्पे मारते थे। तो शिवी ने कहा, पर मेरा कोई मन नहीं है कहीं भी जाने का। तो रिया ने पूछा, क्या हुआ शिवी, इतनी उदास क्यों लग रही हो, क्या शिवांश ने फिर से तुम्हें परेशान किया? तो शिवी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं आज मैं डैड के घर से होकर आई हूँ। तो रिया ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, ओ तो फिर से तुम्हारे डैड ने किसी न किसी तरह की बकवास की होगी। रिया एक मुंह फट लड़की थी और अक्सर कोई भी बातें मुंह पर बोलने से डरती नहीं थी, और उसकी ये आदत निखिल और शिवी दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे। शिवी ने रिया से कहा, रिया वो मेरे डैड है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट से बात कर लिया करो। रिया ने कहा, एक बात बता शिवी, उन्होंने बाप वाला तो कौन सा प्यार दे दिया तुम्हें, सिर्फ तुम पर के खर्च की कर्ज की तरह वसूल रहे हैं। अपने फायदे के लिए तुम्हें शिवांश से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था उन्होंने, क्या बाप ऐसा होता है? शिवी समझ गई कि अगर वो यहाँ और देर ऐसे ही बैठी रही तो रिया ऐसे ही उसका दिमाग खाती रहेगी, इसीलिए उसने कुशन को बगल में रखा और खड़े होते हुए बोली, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठी रही ना तो तुम लोग फालतू की बातें कर करके मुझे और परेशान करोगे। तो निखिल और रिया भी खड़े होते हुए बोले, हाँ यह आइडिया अच्छा है, और वैसे भी हमें भी उन लोगों के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा भी मूड खराब होगा और तुम्हारा भी। कुछ देर बाद रिया, निखिल और शिवी तीनों ही एक बीच साइड बने एक रेस्टोरेंट में गए थे। अपने कॉलेज टाइम में भी अक्सर निखिल, रिया और शिवी तीनों ही यहाँ आकर काफ़ी वक्त बिताया करते थे और काफ़ी सारी मस्ती भी किया करते थे। शिवी की लाइफ में निखिल और रिया ही थे जिनके साथ वो खुलकर जितनी जिंदगी जीती थी, वरना उसकी लाइफ में इनके अलावा जो भी लोग थे उन्होंने सिर्फ उसे डराया धमकाया ही था या सिर्फ हट किया था। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद निखिल, रिया और शिवी तीनों ही बीच पर समुद्र के किनारे एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे पर लहरों का पानी डालकर एंजॉय भी कर रहे थे। शिवी ने निखिल और रिया पर काफ़ी सारा पानी डालकर उन्हें पूरी तरह से भिगो दिया था, इसलिए निखिल ने शिवी को कमर से पकड़कर उठा लिया और ले जाकर सीधा पानी में ही पटक दिया। रिया दूर खड़ी उन दोनों की हरकतों को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। वहीं शिवी भी पानी से बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन लहरों की वजह से वह बार बार पानी में गिर जाती थी। इसीलिए वह अपने हाथ निखिल की तरफ बढ़ाते हुए बोली, निखिल मुझे बाहर निकालो ना यहाँ से। निखिल ने कहा, क्यों, तब से तो हमें भिगो रही थी तब कुछ नहीं था, अब निकलो खुद बाहर। तो शिवी ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और कहा, अच्छा सॉरी बाबा, अब नहीं करूंगी परेशान, अब बाहर तो निकालो ना। निखिल ने अपना सिरनामे हिलाया और आगे बढ़कर शिवी को अपनी गोद में उठा लिया और पानी से बाहर आते हुए कहा, शिवी तुम ऐसे ही मस्ती करती हुई अच्छी लगती हो, तुम्हें हमें कितना भी परेशान करना हो तुम कर सकती हो, तुम्हारा हम दोनों पर पूरा हक है। कहकर निखिल ने शिवी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। फिर रिया और निखिल दोनों ने ही उसे हक करते हुए कहा, हमें हमारी यही वाली शिवी पसंद है, शरारती शिवी। वाकई में शिवी अपने दोनों दोस्तों के साथ में एक अलग ही शिवी बन जाती थी। चुलबुली शरारती शिवी और शिवी का ये साइड सिर्फ उन दोनों ने ही देखा था, और जब वो तीनों एब्रॉड में थी उसे वक्त भी शिवी, रिया और निखिल दोनों के साथ अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करती थी। वहां पर उसे किसी का भी डर नहीं था, न ही वहां उसे कोई भी परेशान करने वाला था। निखिल और रिया तीनों ही एक दूसरे से मस्ती मजाक में बिजी थे, लेकिन शिवी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस वक्त किसी की गुस्से से भरी लाल आंखें हैं उसे काफी देर से घूर रही है, और उन आंखों ने उसे तब भी देखा था जब शिवी निखिल की गोद में थी या निखिल ने शिवी को उसकी कमर से पकड़कर उठाया हुआ था। यह कोई और नहीं शिवांश था, जो इस रेस्टोरेंट में एक मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था। ये रेस्टोरेंट काफी लग्जरियस पर था, तो अक्सर कई बार शिवांश इस रेस्टोरेंट में मीटिंग के सिलसिले में आया करता था। शिवांश इस वक्त रेस्टोरेंट के जिस प्राइवेट एरिया में बैठा हुआ था, उसकी वॉल ग्लास की बनी हुई थी और उस ग्लास की दूसरी तरफ बीच साइड एरिया पूरा नजर आ रहा था। शिवांश लंच करते हुए ही अपने क्लाइंट से बातें भी कर रहा था कि तभी उसकी नज़र ग्लास की दूसरी तरफ शिवी पर गई, जो अपने दोनों दोस्तों के साथ खास करके निखिल के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये सब देखकर शिवांश के हाथ अपने फ़ोन पर कस गए थे। इस वक्त वो अपने क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था, इस वजह से वह बहुत कोशिश कर रहा था कि उसके फेस पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन न आ पाए, लेकिन उसकी आंखों में उसके डार्क एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। वह जिस तरह से शिवी को देख रहा था उससे साफ नजर आ रहा था जैसे वह अभी जाकर उसकी जान ही ले लेगा। शिवांश ने अब खाना छोड़कर वाइन का गिलास अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे सिप करते हुए वह बाहर की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर बाद शिवी अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई। रिया और शिवी दोनों ही निखिल की गाड़ी में आई थी।
शिवी ने भी अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ वापस भेज दी थी और वह यहाँ पर निखिल के साथ आई थी। तीनों ही अब पार्किंग एरिया में निखिल की गाड़ी के पास ही खड़े थे। निखिल ने शिवी से कहा, शिवी चलो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो शिवी ने कहा, नहीं निखिल मैं खुद कोई कैब करके चली जाऊंगी। दरअसल शिवी को डर था कि अगर निखिल शिवी को उसके घर छोड़ने गया और शिवांश ने उसे निखिल के साथ देख लिया तो वह इसकी उसे बहुत कड़ी सजा देगा। तो निखिल ने कहा, तुम अकेली क्यों जाओगी शिवी, तुम अपने दोस्त के साथ जाओगी और इस बहाने मैं स्वर्णा आंटी से भी मिल लूंगा। तो शिवी ने निखिल से कहा, निखिल तुम अभी मत आओ ना यार, फिर तुम जानते हो ना शिवांश के नेचर को। तो रिया ने कहा, ओ हेलो शिवी, तुम इतना डरती क्यों हो उससे, और वैसे भी निखिल के डैड और तुम्हारे इन-लॉज काफी अच्छे दोस्त भी हैं और निखिल तुम्हारे घर में कभी भी आ जा सकता है, इसके लिए उसे शिवांश की परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी एक गाड़ी जोर से हॉर्न देने लगी तो तीनों का ध्यान उस गाड़ी की तरफ चला गया जो उनके ही सामने खड़ी हुई लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रही थी। शिवी इस ब्लैक गाड़ी को पहचानती थी, ये शिवांश की गाड़ी थी। हालांकि गाड़ी के ग्लास टिंटेड थे जिस वजह से उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर शिवी के लिए इतना ही काफी था कि उसके सामने शिवांश की गाड़ी खड़ी है और वह समझ गई कि जिस तरह से वो हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा है यह जरूर शिवांश ही होगा। अब तो ये सोचकर कि शिवांश ने उसे निखिल के साथ देख लिया है तो पक्का उसका गुस्सा उस पर ही फूटने वाला है। अभी भी शिवी पिछली बार किए गए शिवांश के बिहेवियर को भूल नहीं पाई थी। निखिल इरिटेट होकर गाड़ी की विंडो के पास आया और विंडो को टैप करने लगा, हे यू बाहर निकलो। तभी गाड़ी का डोर अनलॉक हुआ और डोर ओपन कर ब्लैक कलर के चमचमाते शूज पहने एक पैर बाहर आया और इसी के साथ शिवांश भी गाड़ी से बाहर आया। शिवांश ने इस वक्त ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे और वो निखिल की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी नजरें शिवी पर ही जमी हुई थी। शिवांश की आंखों पर गॉगल्स लगे होने के बावजूद भी शिवी उसकी नजरों की तपिश को खुद पर अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसने डर कर रिया का हाथ थाम लिया। रिया ने हैरानी से पहले अपने हाथ की तरफ देखा और फिर शिवी की तरफ। वो साफ देख पा रही शिवी की आंखों में डर और उसके हाथ भी काफी कांप रहे थे। रिया शिवी के हाथों की कंपन को भी साफ महसूस कर पा रही थी। रिया को शिवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि शिवांश ने शिवी के मन में कितना खौफ भर दिया है। रिया ने भी अपना दूसरा हाथ शिवी के हाथ पर रखा और धीरे से कहा, रिलैक्स, इतना डर क्यों रही हो, खा थोड़ी जाएगा वो तुम्हें। शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह शिवांश की तरफ ही देख रही थी। शिवांश ने अपने गॉगल्स उतारे और उन्हें अपनी सीट पर फेंकते हुए फिर गाड़ी के डोर को एक तेज आवाज के साथ बंद किया। निखिल ने जब शिवांश को गाड़ी से बाहर आते देखा तो उसने एक नज़र शिवी की तरफ देखा और वो शिवी का सहमा हुआ चेहरा देख समझ गया कि शिवी इस वक्त शिवांश से बहुत डर रही है। हालांकि निखिल भी कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं था, लुक में वो भी शिवांश को टक्कर देता था। निखिल की फैमिली भी एक पावरफुल बिजनेस फैमिली में आती थी। ये बात अलग थी कि आज तक निखिल और शिवांश की कभी नहीं बनी और शायद उसका कारण शिवी ही थी, क्योंकि शिवांश अक्सर शिवी को गुस्से में हट करता था और निखिल हमेशा शिवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था और शायद यही बात कहीं ना कहीं शिवांश को निखिल के खिलाफ होने के लिए मजबूर कर देती थी। शिवांश ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर निखिल के सामने खड़े होते हुए कहा, मेरी बीवी को घूरने की बजाय मेरे सवाल का जवाब दो, क्या कह रहे थे तुम। निखिल ने भी उसकी आंखों में घूरते हुए देखा और कहा, क्या तुम्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा जहां से तुम अपनी गाड़ी निकाल सको, इस तरह से तुम हॉर्न पर हॉर्न क्यों बजाए जा रहे हो, तुम अपनी गाड़ी दूसरी तरफ से भी तो ले जा सकते हो ना शिवांश। तो शिवांश ने तिरछी नजरों से शिवी की तरफ देखा और फिर निखिल से कहा, मैं वो हॉर्न तुम्हारे लिए नहीं दे रहा था, मैंने वो हॉर्न अपनी बीवी के लिए दिया था ताकि वह मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरी बीवी आलतू फालतू लोगों के साथ में आवारागर्दी करती फिरे। निखिल शिवांश की आदत को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने शिवांश के टॉन्ट को इग्नोर किया और स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी बीवी के बारे में इतना भी नहीं पता कि हम लोग तुम्हारी बीवी के बहुत पुराने दोस्त हैं, काफी गहरे भी। शिवांश ने कहा, हाँ तुम्हारी और शिवी की दोस्ती की गहराई तो मैं खुद अपनी आंखों से देखी है, फिलहाल मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का और तुम्हारी दोस्ती का पुराण सुनने का कोई शौक नहीं है, कहकर शिवांश ने अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ा दिए। शिवी सहमी हुई नजरों से शिवांश को अपने करीब आते हुए देख रही थी। शिवांश का चेहरा भले ही शांत नजर आ रहा था, पर उसकी आंखों में उसका गुस्सा वो साफ देख पा रही थी। शिवांश ने शिवी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, बहुत मटर गश्ती कर ली तुमने, अब घर चलो, कहकर शिवांश उसे खींचते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी की तरफ ला ही रहा था कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो निखिल ने शिवी का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। शिवांश ने जलती हुई नजर से निखिल की तरफ देखा और उसे कोल्ड लहजे में वार्न करते हुए कहा, मेरी बीवी का हाथ छोड़ दो निखिल।
तो निखिल ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, और अगर नहीं छोड़ूं तो? वो तुम्हारी बीवी है, कोई चीज़ नहीं जिसे तुम ऐसे खींच कर ले जा रहे हो, और उससे पूछते तो सही कि वो तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है कि नहीं। शिवांश ने अब झटके से खींचकर शिवी को अपने करीब कर लिया। दरअसल निखिल ने शिवी का हाथ ज्यादा टाइट नहीं पकड़ा हुआ था, इसीलिए उसके हाथ से शिवी का हाथ छूट गया था। शिवी अब सीधा शिवांश के सीने से लग गई। शिवांश ने सिर झुकाकर शिवी की आंखों में देखा जो उसके काफी करीब थी, और फिर निखिल से कहा, तो तुम्हें मेरी बीवी से पूछना है कि वह अपने पति के साथ जाना चाहती है कि नहीं, राइट? फिर शिवांश ने शिव की तरफ देखते हुए ही अपने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, हाँ तो बीवी, क्या तुम मेरे साथ, मतलब अपने पति के साथ जाना पसंद करोगी, या अभी तुम्हें और आवारागर्दी करनी है? अब शिवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शिवांश को मना कर सके, इसलिए उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो शिवांश ने तिरछी नज़र से निखिल की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है ना, कि अभी कुछ सवाल और पूछने हैं? लेकिन अगर पूछने हो तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारे सवाल को आंसर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर शिवांश ने फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और शिवी को लगभग अंदर धकेल ही दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। निखिल को शिवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने कदम शिवांश की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि तभी रिया ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, अभी नहीं निखिल, जाने दो उसे। निखिल ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली और मन ही मन कहा, अगर तुमने शिवी को दोबारा हट किया तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा शिवांश। शिवांश ने एक नज़र शिवी की तरफ देखा जो फ्रंट सीट पर ही सिर झुकाए डरी सहमी हुई सी बैठी हुई थी। शिवांश ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड के साथ वहां से निकल गया। हाईवे पर शिवांश की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ी जा रही थी। शिवांश ने नॉर्मल से कहीं ज्यादा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई हुई थी। हालांकि शिवी को इतनी तेज गाड़ी चलने की वजह से काफी डर भी लग रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश से कुछ भी कहने की। वह अपना सिर झुकाए और अपनी आंखें कसकर बंद किए बैठी हुई थी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठियों में भरा हुआ था और अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वहीं शिवांश सामने की तरफ देखते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए ही जा रहा था। अब उसके चेहरे पर भी उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी शिवांश ने एक सुनसान जगह पर झटके से गाड़ी रोक दी। शिवी ने इस वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, इसीलिए झटके से गाड़ी रोकने की वजह से वह जैसे ही गाड़ी के डैशबोर्ड से टकराने वाली थी, तभी शिवांश ने अपनी बाह आगे कर दी और शिवी का सिर डैशबोर्ड से टकराने की बजाय सीधा शिवांश की मजबूत बाह से जा टकराया। शिवी के दिल की धड़कनें एकदम से तेज स्पीड से धड़क रही थी, कुछ तो शिवांश के डर की वजह से और कुछ गाड़ी के इस तरह से एकदम से रुक जाने की वजह से। शिवी तेज सांसें ले रही थी। उसने पहले सामने की तरफ देखा और फिर शिवांश की तरफ, जो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। कुछ मिनट तक गाड़ी में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, पर यह शांति सुकून पहुंचाने वाली नहीं बल्कि मन को डराने वाली थी। शिवी डर की वजह से गाड़ी के दरवाजे से चिपकती ही जा रही थी। तभी शिवांश ने अपनी गुस्से से भरी नजरों से शिवी की तरफ देखा। शिवी की हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की। उसने अभी भी अपनी नजरें नीचे की हुई थी और डर से वह इधर उधर देख रही थी। शिवांश ने शिवी की बाह पकड़ झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, तो शिवी डर और हैरानी से आंखें बड़ी किए शिवांश की आंखों में देखने लगी। इस वक्त उसका चेहरा शिवांश के चेहरे के बहुत करीब था और उसकी मासूम सी आंखों में बसा हुआ डर उसे बहुत भी ज्यादा इनोसेंट बना रहा था। पर शिवांश पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा हावी था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निखिल के साथ शिवी को देखकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या वह शिवी पर अपना हक समझने लगा है? पर फिलहाल के लिए शिवांश इन बातों को नहीं समझना चाहता था। उसे तो बार बार निखिल और शिवी का करीब आना ही याद आ रहा था और यह बात पता नहीं उसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही थी।